the question was that if Chahumara thought Marathas are backward, should they be given a reservation? पॉलिटिशियंस सच बोल रहे हैं मराठा कम्युनिटी के लोगों से कि ये दिया जा सकता है। 2004 में कांग्रेस को जो जीत मिली वो सोनिया जी को मिली, लेकिन वो नहीं प्रधानमंत्री बने, उन्होंने मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया। आपने अभी पूजा केड़कर वाला इंसिडेंट मेंशन किया, तो ये डीओपीटी का अभी जो सिचुएशन चल रहा है, लाइक कैन दिस थिंग हैपन, और ऐसा अगर हुआ है रियल में? डीओपीटी का मंत्री था, ऐसे कोई सवाल ही नहीं उठता था कैसे हो। अशोक चौहान जी को रेजिग्नेशन देना पड़ा एंड यू वर सेंट फ्रॉम दिल्ली टू महाराष्ट्र, बट उसके पहले क्या क्या हुआ था इसके बारे में जानकारी नहीं है। आज हम लोग फ्रैंकली आपसे सुनना चाहते हैं। 70,000 करोड़ खर्च करके और सिंचन में बिल्कुल बढ़ोतरी नहीं हुई थी। 18% से 18.1% हुआ था। तो उसका व्हाइट पेपर मैंने मांगा था, लेकिन व्हाइट पेपर का अर्थ जो है वो शायद महाराष्ट्र में गलत समझा गया। व्हाइट पेपर इज नॉट एन इंक्वायरी, it is a statement of facts given by the government to the people. But were you the one who initiated the inquiry, or that's the point, there is no inquiry. The inquiry is the wrong word. It was a white paper given by that department only. डिफेक्शन हुआ पॉलिटिकल पार्टीज में? बैकडोर से लेके पार्टी में पीठ पे छुरा थोप कर जो बनना, ये गलत बात है, और इसकी सजा महाराष्ट्र की जनता ने लोकसभा चुनाव में दी है और ये विधानसभा चुनाव में भी इसकी सजा लोग देंगे। एकनाथ शिंदे जी का एक एस्पेक्ट अलग है, बट अजीत पवार और आप एक गवर्नमेंट में आपने काम किया हुआ है, तो अजीत पवार के काम करने के तरीके को आप कैसे देखते हैं? बट ऐसा लव एंड हेट रिलेशनशिप पहले से ही रहा गया है गवर्नमेंट में रहते हुए भी। What is the reason of this? Do you think there is bad blood anywhere between? I don't think. I have no hate for him, no extra love for him, and he's just a colleague. So Devendra Fadnavis had no right to declare any community as a backward community when he passed the law in Maharashtra in, I think, 2018. Hello and welcome everyone to yet another episode of our podcast from our channel We the People. My name is Advocate Shiv Shambhu, and as you guys know that the theme of our channel and our podcast is to give out genuine and valuable information out in the public domain, and that is what we are going to do through yet another episode today. So today's episode is going to be our first ever political podcast. It might not be entirely political based on the expertise of our guest for today, and I am having a really hard time introducing him because he needs no introduction. So let me introduce him as one of my very own personal favorite politicians in the country, because he's upfront, he's outspoken, and based on his entire parliamentary experience. So our guest for today is senior Congress leader and the ex-chief minister of Maharashtra, Mr. Prithviraj Chavan. So let's get right to it. Sir, welcome to our podcast. Thank you for calling me. Namaskar to your team. We can start. Yes, sir. Sir, before beginning with our political questions or anything formally, while researching about you, आपके बारे में रिसर्च करते समय हमें ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिली जो पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी थी, जैसे कि आपने इंजीनियरिंग की, उसके बाद आप जर्मनी गए, उसके बाद आप यूएस गए। बट एक इंसिडेंट मेरे ध्यान में तब आया जब आपने किसी इंटरव्यू में बताया था कि यूएस में कुछ सोशल मूवमेंट्स हुआ करती थी, जैसे कि ब्लैक पैंथर पार्टी मूवमेंट है या जो हिपी मूवमेंट थी। तो ब्लैक पैंथर पार्टी के बारे में हमने भी पढ़ा था कॉलेज के दरमियान कि ह्यूई न्यूटन ने जो फॉर्म की थी, बॉबी सील उसमें थे, एंड दैट रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इंस्पायर्ड अदर मूवमेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, जैसे इंडिया में दलित पैंथर मूवमेंट आई थी। सो आपने वो पर्सनली देखा है, एक्सपीरियंस किया है, सो उसके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? देखिए, मैं पिलानी से इंजीनियरिंग करने के बाद मुझे एक यूनेस्को का स्कॉलरशिप मिला था। उसके लिए मैं जर्मनी में 6, 7, 8, 9 महीने के प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग के प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए गया था। लेकिन मैंने जब बाहर का वातावरण देखा तो आई रियलाइज दैट आई मस्ट गेट अ हायर डिग्री इन इंजीनियरिंग, बिकॉज व्हाट आई स्टडीड इन इंडिया वाज नॉट इनफ. The world was far ahead of us. And then I started looking at what places to go, whether should I continue in Germany. There was obviously a language issue. Or Europe, England. Most of my friends who were studying with me in Pilani had gone to United States. So I looked at the options in United States, applied to some universities. I had a very good background, a very good academic background in Pilani. So I
applied to a few universities from Germany itself and was selected in most of them. And I chose to go to Berkeley, which was one of the top universities in the world at that time. On the California side. There were other universities, the New York side, or what they call East Coast. East Coast, huh? But I selected to go to University of California The West at Berkeley. The West Now, side. University of California is a public university. It's like our state universities, Mumbai University, Pune University. It's a public university, as against many private universities. You must have heard of Stanford University, Harvard University, MIT. They're all private universities. This was a public university. Happened to be one of the topmost universities in the world that time, not only United States. And it had a famous lab, which is now called Lawrence Livermore Lab, which contributed greatly to the atomic research and even development of atomic bomb. And many Nobel laureates worked in the Lawrence Livermore Lab and in University of California. I remember when I was in Berkeley in late 60s, 67, 68, there were 12 Nobel laureates in the faculty of University of California. And the entire Soviet Union that time had just 5. This one university At 12. had such a great reputation in physics, chemistry, mathematics, biology, every field that you could think of. And I was very fortunate to land in Berkeley. अब उस समय 60s के दशक में अगर आपको पता होगा तो वहाँ पे अमेरिका में बहुत सारी सोशल मूवमेंट्स चल रही थी, जिसका एक आपने जिक्र किया, द ब्लैक पैंथर मूवमेंट. Black Panther movement originated in that area. Berkeley was a very liberal campus. What happened in Berkeley today happened in the rest of America and then rest of the world later. But Black Panther movement was created around Oakland, which is a city about 10, 15 miles away, kilometers away from Berkeley. And Berkeley is quite close to San Francisco. You talked of Black Panther movement, which is an important movement. Then there was hippie movement, which began in San Francisco. Vietnam War was at peak. And there was an anti-Vietnam War movement going on. All the students on the campuses were agitating against the government of the United States, asking them to get out of Vietnam and stop killing in Vietnam. And then there was a free speech movement. Political activity was not allowed on the university campuses, or it was frowned upon. बहुत मुश्किल होता था कि पॉलिटिकल पार्टीज को अपना काम करना कैंपस पे, तो उसकी परमिशन नहीं जाती थी, जो हमारे अब जेएनयू में देखा गया है. काफ़ी प्रोग्रेसिव कैंपस है. वहाँ जब भी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है तो सरकार उसको पसंद नहीं करती. देखा क्या हुआ. लेकिन मेरे ख्याल में विश्व के जो विश्वविद्यालय के जो आंदोलन थे उसका केंद्र बर्कली था. और वहाँ पे उसी 60 के दशक में एक फ्री स्पीच मूवमेंट हुआ था, जिसके चलते विद्यार्थियों ने पूरे यूनिवर्सिटी को घेर लिया था. वो भी एक अपना अलग से अध्याय है. तो एक तरफ वियतनाम वॉर, दूसरी तरफ हिप्पी मूवमेंट, तीसरी तरफ ब्लैक पैंथर मूवमेंट और फ्री स्पीच के लोगों विद्यार्थियों को पॉलिटिकल एक्टिविटी करने दी जाए. तो ये सारी चीज़ें उस समय उसी दशक में हो रही थी. बहुत सारा वॉयलेंट टर्मोइल था जो मैंने बहुत नज़दीक से देखा. एक तरफ इंजीनियरिंग की पढ़ाई थी. It was quite hard as it is. Engineering was not an easy subject. Yes. But on the other hand, there's a huge social turmoil going on, which is centered at Berkeley in California. And the rest of the country then followed. There's also an important student movement in France also, which I've heard. But I was fortunate to witness that at first hand. And there are books being written about the late 60s in Berkeley, the free speech movement, the Black Panther movement, the hippie movement, the anti-Vietnam War struggle. Yeah. And I really got to see what real democracy was like and what people's rights in that free democracy meant. It had a deep impact on my upbringing. It was a very liberal college.
I mean, it was at loggerheads with the government of California and government of United States because it was too liberal. Yeah. But it had important impact on my life when I was in Berkeley campus for 2 years. Okay. But were you, मतलब आप किसी मूवमेंट में खुद इन्वॉल्व थे तभी? संभव नहीं था क्योंकि या तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई Yeah. करो या फिर सब छोड़ छाड़ के अपने सोशल मूवमेंट में जमा हो. दोनों पॉसिबिलिटीज थी. कई सारे बड़े बड़े लोग बर्कली कैंपस से पढ़ के निकले थे. कुछ नाम है, पॉलिटिकल बुट्टो वहाँ से पढ़े थे. लेकिन ज़्यादा साइंस के लिए जाना जाता था. उसी के साथ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट के लिए भी जाना जाता था. हमने करीब से देखा, लेकिन अगर उसमें सम्मिलित हो जाते तो फिर शायद इंजीनियरिंग की पढ़ाई अधूरी रह जाती. तो वो दोनों साथ साथ चला. मैंने वहाँ से मास्टर्स किया. फिर पीएचडी करें या ना करें, काफ़ी कश्मकश चल रही थी. बहुत दिन रुकना पड़ेगा और 4-5 साल. तो मैंने कहा उससे अच्छा कुछ थोड़ा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अमेरिकी उद्योग में, वर्किंग इन अमेरिकन इंडस्ट्री विल बी बेटर टू गो बैक टू इंडिया एंड टू ऑल दैट. सो आई चोज टू not study beyond masters and joined a company what is called Bay Area, what was called Bay Area then, which is now called Silicon. So you worked in US after the that? heart of Silicon Valley. Okay. So it was actually geographical name of that place is Santa Clara Valley, but it's got to be called Silicon Valley because of the IT revolution. So I saw the IT revolution happening before my eyes while I was working in a place called Palo Alto in California, right, quite next to Berkeley and Stanford University. तो बहुत अच्छा अनुभव रहा. मैं कुल 3-4 साल, 4.5 साल तक अमेरिका में रहा. 1-1.5 साल पढ़ाई की और बाद में 3-1 साल काम करने की. तो वहाँ पे एरोस्पेस फील्ड में एक रिसर्च इंजीनियर करके मैंने काम किया और वहाँ के बड़ा अच्छा अनुभव उसका भी रहा. कई लोग जो भारत से जाते थे वो इंजीनियरिंग की डिग्री करके एकदम आईटी में या ऑपरेशन रिसर्च वगैरह चले जाते थे. लेकिन मुझे अपने फील्ड में इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियरिंग में एक डेवलपमेंट करने का अवसर मिला. जो एरोस्पेस फील्ड में काम हो रहा था, एंटी सबमरीन वॉरफेयर के इक्विपमेंट थे. फिर कुछ पहले ऑप्टिकल वीडियो रिकॉर्डर जो पहले बने थे, ये डीवीडीज वगैरह आने के पहले जो बने थे, उनको जहाज में रखा जाता था. और आफ्टर द बॉम्बिंग रन बाय दैट B-52 बॉम्बर, पहले तो फिल्म पे सारा शूटिंग होता था कि कहाँ कहाँ बॉम्ब गिरे. लेकिन उसके बाद उनको लगा कि तो बहुत वापस जाना पड़ता है, फिर फिल्म को डेवलप करना पड़ता है और उसके लिए बहुत समय लगता है. कुछ गलती हो गई बॉम्बिंग में तो फिर जाना पड़ता है. तो उन्होंने कहा फटाफट हमको पता चल जाए. तो इसलिए वीडियो रिकॉर्डर्स का आविष्कार होने लग गया, टेप रिकॉर्डर्स का, ताकि बॉम्बिंग रन के बाद ही देखा जाए कि कहाँ कहाँ इम्पैक्ट, कौन बच गया और कौन बचा नहीं. वियतनाम वॉर का काफ़ी पीक पीरियड था. तो जहाँ मैं काम कर रहा था उससे ही वो बोइंग कंपनी की तरफ से वो एक वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था. उस पर मैंने काम किया, हमने बनाया भी. और तो वो वीडियो रिकॉर्डर्स की शुरुआत थी. उसके बाद फिर जापान ने वो टेक्नोलॉजी समझी और जापान ने फिर उसको डेवलप आगे बढ़ाया. तो काफ़ी अनुभव रहा. फिर जैसे सबमरीन पनडुब्बियाँ जो सब जहाज में पानी में जाती है, और वी वांट टू नो विच सबमरीन ऑफ विच कंट्रीज सेलिंग वेयर. तो हर एक पनडुब्बी का एक अकॉस्टिक सिग्नेचर होता है. उसके इंजन का जो वो होता है वो हर एक पनडुब्बी का अलग अलग होता है. तो वो सिग्नेचर सुन के हम समझ सकते थे कि रशिया की पनडुब्बी है या किसी और कंट्री की पनडुब्बी कहाँ पे है, कहाँ से कहाँ जा रही है. तो इसलिए ये जो वो हवाई जहाज से मॉनिटर किया जाता था. तो ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर की सब चीज़ें थी. आजकल तो काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ 70 के अर्ली 70s की. लाइक आपने बोला कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, फ्रॉम योर आंसर्स एंड फ्रॉम योर एक्सप्लेनेशन डिटेल्स वी गेट टू नो एंड फ्रॉम योर इंटरव्यूज कि आप साइंस टेक्नोलॉजी से काफ़ी जुड़े हुए हैं. और आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होने के कारण सोशल एस्पेक्ट्स, मतलब ये सोशल स्टडीज़ और जो ह्यूमैनिटीज़ है
वहाँ से आप कनेक्ट नहीं कर पाए, बट ड्यूरिंग कॉलेज डेज जो ये मूवमेंट्स आपने देखी उसका क्या इम्पैक्ट रहा, और ड्यूरिंग पॉलिटिकल जो आपका करियर रहा बाद में जाके, तो उसमें कैसे मदद हुई उसकी? देखिए, मैं तो एक हार्डकोर इंजीनियर था, और उस समय हमारे इंजीनियरिंग डिग्री के लिए 5 साल लगते थे 12वीं के बाद या हायर सेकेंडरी के बाद। आजकल तो 4 साल में इंजीनियरिंग का कोर्स पूरा होता है। तो मेरे दोनों माताजी और पिताजी दोनों पॉलिटिक्स में थे, दोनों सांसद थे। मेरे पिताजी केंद्रीय मंत्री भी रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई फोर्स नहीं किया कि आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करो या वकील। मेरे पिताजी वकील थे बड़े अच्छे, तो उन्होंने ये भी नहीं कहा कि आप लॉयर बन जाओ। उन्होंने कहा जो तुम्हें करना है करो, अपने आप ढूंढो क्या करना है। मैंने कुछ पीयर प्रेशर की वजह से, जो मित्र मंडली होती है, उससे मैंने इंजीनियरिंग की, और स्वाभाविक था कि भी साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स का था, तो मैं एक अच्छा इंजीनियर बनने का प्रयास कर रहा था। अमेरिका में भी वही किया। लेकिन जो बर्कले में मैंने जो माहौल देखा, when I saw the social movements in Berkeley, when I saw the American democracy at work, it definitely had an impact on me. But then in our 5-year engineering studies, there was not a iota of any teaching of social sciences at all. Nothing. We did not know about the Constitution. Practical science. We did not know about legal literacy was not there. History का कुछ पता नहीं था। बहुत ही lopsided education उस समय था। अब थोड़ा बदलाव आया है। उस समय तो मैं इंजीनियरिंग था बस, और वापस आया 4.5 साल के बाद भारत लौटा। तो जो वहाँ सीखा था, जो रिसर्च किया था, यहाँ पे वो कुछ नहीं था। और विशेषकर हमारी जो डिफेंस फोर्सेस थी, उन्हें जो उपकरण या कुछ इक्विपमेंट चाहिए थे, तो दोज आर नॉट अलाउड टू बी इम्पोर्टेड फ्रॉम एनीवेयर। देयर वाज स्ट्रिक्ट एम्बार्गो। तो हमारी इंडियन डिफेंस एस्टैब्लिश ने कहा कि भाई आपको कुछ पता चला, जान पहचान हुई। उन्होंने कहा कि आपने काफ़ी अच्छा डिफेंस फील्ड में काम किया है अमेरिका के, तो हमें कुछ इक्विपमेंट चाहिए, तो क्या आप यहाँ पे बना सकते हैं? तो फिर हमने उसी बात करते करते वी स्टार्टेड अ स्मॉल स्टार्टअप टू डू सम डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक वर्क, हाईली क्लासिफाइड, जो कि बाहर से आना असंभव था। तो वो मैंने शुरू कर दिया। 5-7 साल तक कुछ साल तक मैं करता रहा। एक छोटी एस्टैब्लिशमेंट दिल्ली में ही की मैंने, क्योंकि उस समय मेरी फादर तो गुजर गए थे और मेरी माताजी सांसद थी। Okay. तो दिल्ली में थी, तो कराड़ में तो कुछ था नहीं। तो या मुंबई, पुणे ढूंढे, वहाँ भी कुछ नहीं था, तो या फिर दिल्ली में वहाँ पे कुछ काम करना शुरू किया। लेकिन करते करते, क्योंकि मैंने कंप्यूटर रेवोल्यूशन शुरू होते देखा था अमेरिका में, और इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड, कंप्यूटर्स का बैकग्राउंड होने के कारण ये तो अंदेशा आ गया था कि दिस विल बिकम ए मेजर रेवोल्यूशन इन टाइम टू कम। वो तो बर्कले में रहते ही अंदेशा, काम करते समय अंदेशा आ गया था। और राजीव गांधी उसके बहुत ज्यादा फेवर में। तो जब मैं यहाँ आया और जब काम कर रहा था, तो हमने अपने जॉब में मतलब कर रहे थे काम, तो हमने कहा ये तो ठीक है, डिफेंस का कर रहे थे हम, डिफेंस के कंप्यूटर बना रहे थे एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए वगैरह वगैरह कर रहे थे, ठीक है। मिसाइल की टेस्टिंग, मिसाइल के सिस्टम्स के थे, टैंक फायरिंग रेंज की इक्विपमेंट थी, रेडार कम्युनिकेशंस की बातें थी, सब वो कर रहे थे। लेकिन ये देखा कि भाई अगर ये कंप्यूटर्स इतनी बड़ी अगर क्रांति होने वाली है, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी बिग रेवोल्यूशन, और ये सब अंग्रेजी में हो रहा है। और हमारे लोगों को करीब 95% लोग अंग्रेजी नहीं थे बिल्कुल। तो ये रेवोल्यूशन हमको बाईपास करके जाएगा, जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो यूरोप में हुआ, पूरा भारत को कंप्लीट बाईपास करके आगे निकल गया, हम पीछे रह गए। तो ये भी ऐसे होगा भाषा के कारण, कि सब अंग्रेजी में होगा और हम तो नहीं समझ पाएंगे। और उसी समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे, वो भी समझ गए थे कि कंप्यूटर रेवोल्यूशन, IT रेवोल्यूशन बहुत बड़ी बात होने वाली है। उन्हें प्रयास किया कि भाई अपने लैंड रिकॉर्ड को हम कंप्यूटराइज करें, जिसको मराठी में 7/12 या खतौनी कहते हैं उत्तर में। शुगर फैक्ट्रीज थी, तो उनके हम रिकॉर्ड्स कंप्यूटराइज करें। जब उन्होंने शुरुआत की तो देखा, पहले झटके में पता चला कि भाई अगर ये अंग्रेजी में सब चलेगा तो चलेगा ही नहीं। अगर किसानों को इफ यू गिव द शुगर कैन बिल्स टू द फार्मर्स इन इंग्लिश, नो यूज। तो दैट टाइम राजीव गांधी स्टार्टेड सर्च कि भाई इज एनीबडी वर्किंग इन इंडियन लैंग्वेजेस इन कंप्यूटर्स। और इंसिडेंटली आई हैड द सेम फीलिंग कि इफ यू
don't bring computers in Indian languages, then they will bypass us. So some of us got together. There was some good work being done in certain universities in India. कानपुर वगैरह में सब कुछ हमारी मुलाकात हुई. And then I said that ये कुछ भी बाहर हो रहा हो, ये कमर्शियल काम तो हम करते रहेंगे कि साथ साथ हम ये भी देखें कि क्या कंप्यूटर्स में इंडियन लैंग्वेजेस रीजनल यूज़ कर सकते हैं कि नहीं. हमने काफ़ी काम किया. हमें I'm proud to be a small part in that revolution which brought computers to Indian languages. Or one of the days, Rajiv Gandhi asked his ministry कि find out कि कौन लोग इंडियन लैंग्वेजेस में काम कर रहे हैं, क्योंकि कंप्यूटराइजेशन तो हो ही नहीं पाएगा अगर अंग्रेजी में रहेगा तो. So the officials searched, they looked, it was known that we are working in this field, they called us. And they said कि Prime Minister would like to see what you're doing. तो हमको बुलाया, काफी सिक्योरिटी थी. आफ्टर मिसेस गांधीज असैसिनेशन वो सब बंदूक रहती थी आसपास, बिकॉज 1984 के बाद भी के बाद. तो हमें बुलाया गया विज्ञान भवन में. 8-10 कंपनियों के लोग आए, उन्होंने अपना अपना दिखाया कि हम क्या काम कर रहे हैं. बहुत इंटरेस्ट से राजीव गांधी ने वो सारा देखा, बात की पूरी. वो भी टेक्नोलॉजी जानते थे, हमसे भी बात हुई. मेरे पिताजी, मेरे माताजी कांग्रेस पार्टी के बहुत ज्येष्ठ सदस्य थे. माताजी उस समय पार्लियामेंट में सांसद थी. तो उनके साथ कभी कभार उनके बर्थडे में जाने का, उनको एक फूल देने का मौका आता था, लेकिन ज़्यादा जान पहचान नहीं हुई थी और मैं दूर ही था कि भाई ये पॉलिटिक्स है तो माताजी पिताजी कर रहे थे, करने दीजिए. तो वैसे कोई डायरेक्ट जान पहचान नहीं थी. लेकिन उस दिन जब यहाँ पे नेम प्लेट लगे थे सबके, क्योंकि सिक्योरिटी काफ़ी टाइट थी, तो मैंने नाम देखा तो चौहान देखा उन्होंने. तो पूछा कि क्या महाराष्ट्र से हो, क्योंकि ओनली वी इन महाराष्ट्र स्पेल चौहान वी डू इट इन महाराष्ट्र. नॉर्थ इंडिया में तो चौहान लिखते हैं. तो एकदम मराठी स्पेलिंग उनको दिख गया. उस समय वाई चौहान साहब काफ़ी सीनियर मंत्री थे. तो क्या महाराष्ट्र से हो? तो मैं कहा महाराष्ट्र से हूँ. एकदम उन्होंने पूछा कि क्या वाई चौहान साहब से रिलेटेड हो? अब वाई चौहान साहब और हम एक ही गांव के हैं, हमारे बहुत करीब हमारे घर है. और मेरे पिताजी उनके क्लासमेट थे कोल्हापुर में, लेकिन रिश्ता नहीं था डायरेक्ट, सरनेम सेम था. अब मेरे पे मैं क्या बताऊँ आगे, तो मैंने कहा नहीं साहब रिश्ता नहीं कोई, चुप हो गया. हाँ, तो उन्होंने फिर पूछा कि प्रेमलता चौहान यहाँ पे हमारी कांग्रेस के अध्यक्षा है, उनसे रिलेटेड हो गया. वो मेरी माता जी थे, तो कहना पड़ा. तो उन्होंने नोट कर लिया, अच्छा ठीक है, फॉरगॉट दैट. उसी हादसे से उनको पता चला कि मैं इन्वॉल्व हूँ, तो उन्होंने सैम पिट्रोडा से मिलाया ताकि उनसे जाके मिलो, दिखाओ. तो ही गॉट इंटरेक्टेड. तो उनको इन्होंने बैक ऑफ द माइंड रखा था कि भाई ये लड़का अमेरिका से पढ़ के आया हुआ इंजीनियर है और पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करता है. तब तक माता जी 3-4 बार लोकसभा के सदस्य रह चुकी थी और उन्होंने रिटायर होने का फैसला किया था 91 के चुनाव में. और उस समय एक प्रस्ताव आया कि राजीव गांधी दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी का में थी और दूसरी कहीं लड़ना चाहते हो, जैसे इंदिरा जी लड़ी थी पहले, तो कराड़ से लड़ सकती, क्योंकि कराड़ खाली होने वाला है. उस समय कराड़ कॉन्स्टिट्यूंसी. तो राहुल जी ने कहा ठीक है, सोचता हूँ मैं. आखिर तक निर्णय नहीं हुआ, तो सबको लगा कि शायद ये दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत अच्छी सेफ कॉन्स्टिट्यूंसी थी, बहुत कांग्रेस माइंडेड कॉन्स्टिट्यूंसी थी. पवार साहब ने भी बारामती ऑफर किया कि बारामती से लड़िए. तो आखिरी क्षण तक फैसला नहीं हुआ था. और बिल्कुल पर्चा भरने से 1 day बिफोर द फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन, वी आर इन पुणे, राइट नेक्स्ट डोर टू सर्किट हाउस हियर. फोन कॉल रैंग एंड फोन रात को 3 बजे फोन है कि दिल्ली से फोन है और प्राइम मिनिस्टर सीपी विल लाइक टू टॉक टू यू. तो उस समय राजीव गांधी विपक्ष में थे, नेता विपक्ष थे और कांग्रेस प्रेसिडेंट थे. तो जब पीएम नहीं रहते और जब कांग्रेस प्रेसिडेंट रहते तो उनको सीपी कहा जाता है. तो सीपी वुड लाइक टू टॉक टू यू. तो माय मदर took the phone at 2 o'clock at night. Both of us were together traveling to Karad, the Pune Circuit House. So Rajiv ji said कि I have decided to field your son from Karad. How far are you from Karad? Tomorrow is the last day.
तो कैन यू गो एंड फाइल? तो उन्होंने कहा हम पास ही है, कर सकते हैं, जा सकते हैं। तो आई वॉज ऑफकोर्स आई हैड अप्लाइड, आई थॉट कि अगर करना है और माता जी मेरी नहीं लड़ रही तो मैं लड़ना चाहूँगा, क्योंकि इट्स अ वेरी बिग कैनवस एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो उन्होंने कह दिया कि ठीक है, मैंने तय कर लिया कि योर सन विल कॉन्टेस्ट। फोन वी जॉर्ज इनको जो सेक्रेटरी उनको दिया और कह दिया नाम के स्पेलिंग वेलिंग ठीक बता दो। तो आई टुक द फोन एंड टोल्ड हिम एट 3 o'clock in the morning I was selected to contest the Lok Sabha from Karad. And the last day for filing was the next day. We immediately went to Karad, which was about 3 hours from Pune. And morning में सब तैयारी करके I filed and won the election. So that is how I made a transition from being a very hardcore engineer to a politician. या बट जैसे आपने कहा कि उन्होंने अनाउंस कर दिया, बट आपको यहाँ से कहीं विरोध हुआ था आपके टिकट के नॉमिनेशन को या फिर किसी को? बहुत ज़्यादा हुआ था, क्योंकि पहले मेरे पिताजी सांसद थे 1957 से, वो 73 तक सांसद थे, दिल्ली में मंत्री थे। अच्छा उनका परफॉर्मेंस था, ही वाज अ गुड लॉयर एंड अंग्रेजी वगैरह पे काफ़ी अच्छे कमांड थे। वो जब एकदम अचानक गुजर गए वेल बीइंग ए मिनिस्टर, तो बाई इलेक्शन हुआ, तो उस समय इंदिरा जी ने मेरी माता जी को वहाँ से बाई इलेक्शन लड़ने के लिए कहा। वो उस समय अनअपोज लोकसभा के लिए जीती, उसके बाद 3-4 बार लोकसभा इलेक्शन जीती थी। तो तीसरी बार उसी परिवार में टिकट दिया जा रहा, तो विरोध तो हुआ। और यहाँ का जो प्रस्तापित एस्टैब्लिशमेंट था, लीडरशिप थी, उन्होंने करारा विरोध किया, वो किसी और को चाहते थे। अब विरोध हुआ, लेकिन विरोध के बावजूद भी मैं जीत गया लाख वोट से। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण चुनाव के वोटिंग के उसी रात राजीव जी की हत्या हुई। अगर रहते तो प्रधानमंत्री होते। 91 की बात कर रहा हूँ मैं, कि जिस साल हत्या हुई थी, प्रधानमंत्री होते। और वो ढूंढ रहे थे जो कांग्रेस बैकग्राउंड के, लिबरल बैकग्राउंड के, अच्छे पढ़े लिखे लोग, जो इंटरनेशनल एक्सपोजर हो, टेक्नोलॉजी का एक्सपोजर हो, ऐसे लोगों को ढूंढ रहे थे। तो उनको ये बिल्कुल ठीक लगा कि इस तरह के लोग मेरे साथ हों। उसमें मैं समझता हूँ कि चिदम्बरम जी उसी पे थे, कुमारम मंगलम जी थे, आप जो गुजर गए, वो थे उस टीम में। कई सारे लोग उन्होंने पूरे देश पर टीम बना। तो उनकी टीम में हम रहते, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण वो नहीं रहे और नरसिम्हा राव जी बने। तो एक रास्ता अलग से लिया, लेकिन मेरी राजनीति में एंट्री हो गई। यस सर, ऑन द सेम लाइंस ये सवाल मुझे पूछना था, और हमने रिसर्च की, उसमें पता चला कि आपके पिताजी नेहरू जी के कैबिनेट में मिनिस्टर थे। उसके बाद आपकी माताजी के भी अच्छे संबंध रहे हैं गांधी फैमिली से, क्योंकि इंदिरा गांधी ने ही उन्हें टिकट दिया था। एंड यू हैव आल्सो हैड गुड रिलेशनशिप विद द एंटायर फैमिली, राजीव गांधी जी के साथ भी और सोनिया जी के साथ, राहुल जी के साथ भी। तो ये चौहान और गांधी फैमिली का एग्जैक्टली कैसा रिलेशन रहा है पहले से, और उसके बारे में क्या कहना चाहिए? सवाल ये कि 1957 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था, तो मेरे पिताजी एक लेफ्ट ऑफ सेंटर पार्टी यहाँ में थी, पेजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी, जो आज भी है। तो एक वेस्टर्न महाराष्ट्र से होने के कारण वहाँ का जो माहौल था, 1948 का विषय का जो गांधी मर्डर के बाद जो भी वातावरण बना था, तो एक लेफ्ट ऑफ सेंटर वातावरण था। कम्युनिज्म का रशिया में काफ़ी बोलबाला था, और सोशलिस्ट पार्टी यहाँ थी। तो उसी जैसे एक मजदूर किसान या पेजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी, शेतकरी कामगार पक्ष जो हम बोलते, तो उस पार्टी से प्रेरित उसी समय संयुक्त महाराष्ट्र का बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था, क्योंकि इट वॉज डिसाइडेड बाय नेहरू जी दैट द स्टेट शुड बी reconstituted on the linguistic grounds, so that administrative difficulty नहीं रहेगी। उस समय का जो बॉम्बे स्टेट था, उसमें गुजराती थी, मराठी थी, कन्नड़ थी, कुछ तेलुगु के भी हिस्से थे। तो बस खिचड़ी होती थी, एडमिनिस्ट्रेशन में सभी भाषाओं में पत्र निकालने पड़ते थे। तो एक निर्णय हुआ था कि स्टेट शुड बी रिऑर्गेनाइज्ड ऑन द लिंग्विस्टिक लैंग्वेज। वो काफ़ी सारा काम हुआ और वो हो गया था देश में। तो आज देखें हम सारे देश, कर्नाटक में कन्नड़ा बोला जाता है, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, केरला में मलयालम बोली जाती है, लेकिन कुछ दुर्भाग्यपूर्ण कारणों से महाराष्ट्र और गुजरात को एक साथ रखा गया।
और उसको द्विभाषिक राज्य कहा गया, बाइलिंगुअल स्टेट, बॉम्बे स्टेट कहा गया। अब महाराष्ट्र के लोगों को, गुजरात के लोग जो थे वो बिजनेस के लिए मुंबई आए थे, मुंबई में उनका काफ़ी वर्चस्व था। महाराष्ट्र के किसान लोग थे, उन्हें लगा कि भाई ये तो गुजराती लोगों का हम पर डोमिनेशन रहेगा, and why should we get a bilingual state when everybody else in the country has got a separate lingual state? और ये this is the only conspiracy of the leadership which included Morarji Desai as a very senior leader. And Morarji Desai has influenced Nehruji to protect the interest of Gujarati community in Mumbai, to keep Gujarat and Maharashtra together. There was a huge agitation, and the political parties came together and formed what was called Sanyukta Maharashtra Samiti, a very major organization across India, across Maharashtra. And all Marathi people got together. Congress party did not want to bifurcate the state. The big agitation was there. Your generation may not have heard of it. You must study the background of how Maharashtra state was created from a bilingual state. One day in Mumbai, Morarji Desai, who was the home minister here, or chief minister here, ordered a police firing. And in one day, 105 people were shot dead in Flora Fountain area, in the other area, in all of Mumbai. There is a memorial still at Memorial till in Flora Fountain. And so it became a very, very tragic issue. A lot of Congress party people broke away from Congress and joined the Sanyukta Maharashtra Samiti. तो उस समय संयुक्त महाराष्ट्र समिति का बिल्कुल वातावरण था पश्चिम महाराष्ट्र में, और जो महाराष्ट्र का आज का जो वेस्टर्न महाराष्ट्र का इलाका था, वहाँ पे संयुक्त महाराष्ट्र पार्टी और जो संयुक्त महाराष्ट्र समिति और शेतकरी कामगार पार्टी काफी भारी मात्रा में विजय हुआ और कांग्रेस की हार हुई। लेकिन विदर्भ रीजन में कांग्रेस को सपोर्ट मिला और कांग्रेस की वहाँ पे थोड़ा सरकार बनने में मदद हुई। लेकिन इस सब माहौल के बाद 105 डेथ्स, मार्टर्स के खून बहने के बाद फिर दिल्ली में तय हुआ, और विशेषकर इंदिरा गांधी ने नेहरू जी को कन्विंस किया कि दैट यू कैन नॉट कीप महाराष्ट्र एज ए टू लैंग्वेज स्टेट, बाइलिंगुअल स्टेट, यू हैव टू बाइफरकेट इट। एंड देन ऑन 1 May 1960 Maharashtra and Gujarat were separated, and Maharashtra state was born. And the first chief minister of the state was late Yashwantrao Chavan from Karad itself. So it was a very interesting story which the current generation does not know. They thought yes, he tha pehle se. So it was not like that. It was a hard won battle. देखिए, अब जैसे आपने कहा, my father became a minister in around 1962 in the Nehru cabinet. He was made a deputy defense minister, but soon later, late Y.B. Chavan, Yashwantrao Chavan, also came as a defense minister, cabinet minister for defense. And my father was moved to some other ministry. So he worked in many ministries in the Nehru government. Then after Nehru's death, Indira ji, after Nehru's death, for a short while, Lal Bahadur Shastri ji was the prime minister. He was that government also. But after Lal Bahadur Shastri ji's death, Indira ji became the prime minister. And my father continued to be a minister in the Indira Gandhi government. In 1969, there was a major split in the Congress party. The ideological differences. A lot of senior Congress leaders did not want Indira Gandhi to continue. And they sort of rebelled against her. But the occasion was whether certain political reforms should be done, particularly whether bank nationalization should be done, whether the pensions given to the states, former princely states, should that be continued, and issues like that. So on some of these issues, Morarji Desai, who was the finance minister, did not agree. So there was a clear left-right divide in the Congress party. People influenced by Soviet Union, people close to Soviet ideology thinking, planning, economic planning and all that, and other people who were for the free market economy, a pro-US kind of a group. So that differences became boiled over. And in 1969, there was a split in the Congress party on the issue of who should be the president of India. And the Congress party working committee chose one person, Indira Gandhi chose another person, there was a fight.
And Indira Gandhi's nominee, Mr. V.V. Giri, became the president of India. And the persons who were opposing Mr. Gandhi lost out. This whole episode is known as Indicate Syndicate. Syndicate Congress in it. So Indicate was like Indira Gandhi's Congress was called Indicate Congress, and Syndicate was the pro-right, pro-America kind of a group of Mr. S.K. Patil and Lingappa and others. So during that time, since there was a hint of an economic ideological struggle in that, of course, it was a power struggle as who should become the prime minister. But there was an ideological tint to it, whether it should be left-leaning or right-leaning, economically left or right. And my father, having come from Peasants and Workers' Party background, was a naturally left-leaning person. So in that split, he chose to remain with Indira Gandhi and her policy, the bank nationalization and that. While the rest of the Congress party, except 2, 3, 4 MPs in Delhi who sided with Indira Gandhi, entire Congress party went with late Y.B. Chavan, who was the leader of Maharashtra at that time. And they went from the other side. It was a big ideological battle. And my father almost virtually single-handedly, with Mr. R.K. Khadilkar from Pune, Mr. Prithviraj Jadhav, and a few people who sided with Indira Gandhi at that time. So the families became obviously close because in her time of crisis, when Indira Gandhi could have been dethroned as the Prime Minister of India, my father was with her. So naturally the bond developed. And from there, the closeness of our family, my family, and Indira Gandhi became closer. Of course, Nehruji's cabinet, my father was there only for 2 years. After that, he passed away. He was closer to Indira Gandhi. So when my father died in 73, a by-election came. That time, Indiraji chose my mother, was not an active politician. He was a social worker, active, quite progressive that way. But unfortunately, she wanted to study hard, but because of the Parda system in our families, she was not allowed to go beyond matric or intermediate college because all colleges were co-educational colleges. Very strict Parda system at that time. And so she could not complete it. She wanted to become a doctor. She could not do that. But she had a social background in. There were princely states at that time, before independence. So my mother was chosen to, in the by-election which followed, which is a tradition normally, if the person dies, then his widow or somebody from the family member is given. My mother, she got elected to Lok Sabha from Karad unopposed in 1973. And so association with Indira Gandhi continued. Grew closer to her. The second split happened in 1977. Emergency time. After emergency, post-emergency time. At that time, because of the closeness of family, and again, Indira Gandhi was seen as a puppet in the Russian hands, pro-left. Americans did not like her. All those issues were there. But Indira Gandhi had won the Bangladesh war. She was she has become a tall leader by that time. But Iron Lady. And didn't she impose the emergency, which many people did not like. And well, I don't want to get into those debates because it's a subject for a separate debate. But post-emergency, there was this Jayaprakash Narayan Andolan, which said that Indira Gandhi will finish democracy. She's a dictator. She has brought emergency. She has suspended the constitution. And therefore, she's a danger for Indian democracy. And that was the issue on which the 1977 election was fought. And Indira Gandhi lost. Her party lost. She lost. But my mother who had also contested, she won from Karnataka. Although entire North India got wiped out. And there was only one seat from North India, entire North India. That time, Mrs. Gandhi herself lost. So that time, my mother won the election again. And the bond remained because she was steadfast. And then Indira Congress was born in 1978. After the emergency and split and all that thing, Mrs. Gandhi was thrown out of the party. So she formed a separate party called Indira Congress. And my mother then chose to remain with Indira Gandhi because it's a close relation and because it also has some hint of
ideological left-right struggle there. Many people don't agree there, but there was a hint of ideological struggle. In 1978 election and 80 election, Indira Gandhi made a massive comeback. After the Janata Party. After the Janata Party episode from 78 to 80. And then my mother was close to her. She was made the party president in Maharashtra. Okay. At one time, there was a lot of friction in Maharashtra, and she was denied a ticket in Lok Sabha in Karad. And somebody else was given a ticket. But immediately, Mrs. Gandhi wanted her in Delhi, so she made her a Rajya Sabha member in 1980. Again, in 84, she was given Lok Sabha ticket back again. So she got elected in Lok Sabha. So she had a long innings in Lok Sabha from 1973 to virtually 91. Through the Mrs. Gandhi assassination in 84, then Rajiv Gandhi became the prime minister. The relationship between the families continued. And then Rajiv Gandhi gave me the ticket to fight Lok Sabha directly in 91. Now, naturally, established leadership in Maharashtra did not like that. They, first of all, did not like that my family was close to Gandhi family. Sir, as you mentioned about your experience about getting the ticket, आपको टिकट मिला, आपके फैमिली के और गांधी फैमिली के अच्छे रिलेशंस थे, और आपको 91 के बाद जो आपका उसके बाद वाला जो पार्लियामेंट्री एक्सपीरियंस था, दिल्ली में काम करने का आपका एक्सपीरियंस था, पीएमओ में या बाकी के मिनिस्ट्रीज के राज्य मंत्री पद पर काम करने में, वो कैसा रहा और उसके एग्जैक्टली क्या इंसिडेंट? देखिए, मैं 91 में जब मुझे राजीव गांधी ने लोकसभा का टिकट दिया, उस समय में जीत गया। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण राजीव गांधी की हत्या हुई और राजनीति पूरी तरह से बदल गई। नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। उस समय कुछ बात चली थी कि कुछ नए लोगों को पहले टर्म में जो चुन के आए थे उन्हें मंत्री बनाने की बात चली थी। 4 लोगों को मंत्री बनाने का तय हुआ था। उसमें उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम से लोग थे। तो उसमें मेरा नाम पश्चिम से था, क्योंकि एकेडमिक बैकग्राउंड अच्छा था, बिल्कुल कांग्रेस फैमिली थी, इंदिरा जी से लॉयल फैमिली थी, तो मेरा नाम था उसमें। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसमें से बाकी 3 को, जिसमें कि शैलजा थी, जिसमें कि साउथ के नामेगौड़ा थे, ईस्ट के पवन घाटेवार थे, और पश्चिम से मेरा नाम था। लेकिन मेरा नाम कुछ कारण से रह गया था। उन्होंने कुछ राजनीतिक परिस्थितियां बनी थी, तो बाकी 3 को मंत्री बनाया था। शैलजा जी आज भी सीनियर मंत्री है, हमारी राज्यसभा की मेंबर, मंत्री रही, राज्यसभा में आज मेंबर है। पवन घाटेवार जी भी आसाम के थे, वो भी मंत्री बने थे। नामेगौड़ा भी मंत्री बने थे उसी 91 में, लेकिन वो भी गुजर गए हैं, कर्नाटक के थे। लेकिन कुछ कारण से पश्चिम का कोई नहीं था, जबकि मेरा नाम था। लेकिन मैं एक विपक्ष का, पहले सत्ता पक्ष का, जो 91 to 96 नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, उसमें प्रधानमंत्री तो नरसिम्हा राव जी थे, लेकिन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। तो जैसे मैंने कहा कि मेरी इंजीनियरिंग शिक्षा हुई थी, इकोनॉमिक्स वगैरह का ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन वो सारा दौर था आर्थिक सुधारों का, एलपीजी का, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन जो मनमोहन सिंह जी लाए, नरसिम्हा राव जी लाए, और उसमें बहुत कुछ सीखने मिला। और मैं जैसे कि मैं मंत्री नहीं था, तो सरकार पक्ष की बोलने के लिए बहुत कम लोग थे, हम 3-4 लोग ही थे। तो हमें बार बार कहा जाता था कि आप सरकार की नीतियों का अनुमोदन करिए, तो उसके लिए ब्रीफिंग होती थी। स्वयं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ब्रीफ करते थे, प्रणब मुखर्जी ब्रीफ करते थे, चिदम्बरम जी मंत्री थे, वो ब्रीफ करते थे, और उनको फिर समझ के हम विधायकों पे विधेयक जो बनते थे, लेजिस्लेशन जो होता था उस समय, उस पर बात की, तो बहुत कुछ सीखने मिला। तो पहला टर्म जो था वो सत्ता पक्ष की ओर से सांसद होने का टर्म था। I was a ruling party MP from 91 to 96. Babri Masjid happened, lot of things happened. But it was an exciting period of economic liberalization. Why country changed from the Nehruvian economics to LPG liberalization, privatization, globalization की जो दौर चला, उसमें कैसे चला, क्यों करना पड़ा, कैसे उसके फायदे कितने हुए, वो सब देखने मिला। 96 में फिर चुनाव हुए, कांग्रेस की हार हुई, उसमें एक साझा सरकार बनी, लेकिन मैं फिर जीत गया कराड़ से। फिर 2 साल में चुनाव हुए 98 में, फिर मैं तीसरी बार कराड़ से चुन के आया।
लेकिन उस समय 13 महीने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, जो 13 महीने के बाद गिर गई। तो फिर 99 में फिर तीसरी बार चुनाव हुए। लेकिन उसी समय शरद पवार जी ने एनसीपी बनाई थी कांग्रेस में, महाराष्ट्र कांग्रेस में स्प्लिट हुआ था, और शरद पवार जी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस या एनसीपी की गठन किया था। और 99 चुनाव में जब मैं लोकसभा चुनाव लड़ा तो मेरे खिलाफ एनसीपी के एक उम्मीदवार थे और मेरी उसमें हार हुई। श्रीनिवास पाटिल जीत गए, मैं हार गया। तो इट वॉज माई फर्स्ट डिफीट आफ्टर विनिंग 3 लोकसभा इलेक्शंस इन ए रो। तो आई एक्सेप्टेड दैट डिफीट, वर्डिक्ट ऑफ द पीपल, एंड आई स्टार्टेड कंटिन्यूड माई वर्क एज ए इंजीनियर। लेकिन सोनिया गांधी ने मुझे बुलाया, उस समय वो कांग्रेस की अध्यक्षा, प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। उन्होंने बुलाया कि नहीं, तूने बहुत अच्छा काम किया लोकसभा में, मैं चाहती हूँ कि तुम एआईसीसी में काम करो, और अगर दिल्ली में काम कर सकते हो तो रह सकते हो। तो मैंने कहा मैं रह लूँगा। तो मैं दिल्ली में रह के फिर कांग्रेस पार्टी में रिसर्च डिपार्टमेंट वगैरह शुरू करके जो बाकी जीते हुए सांसद थे उनको मदद करने का, उनको नोट्स देने का वगैरह काम किया। तो वो काम देख के सोनिया जी ने मुझे 2002 में राज्यसभा का सांसद नामित किया। वो मैं राज्यसभा में आया और मेरी फिर दूसरी इनिंग्स राज्यसभा शुरू हुई। और 2004 में मैं राज्यसभा मेंबर था, 2002 में राज्यसभा मेंबर बना। 2004 में जो लोकसभा चुनाव हुए उस समय हमारा गठबंधन था एनसीपी के साथ। एनसीपी की ओर से फिर जो विद्यमान सांसद श्रीनिवास पाटिल थे वो लड़े और मैं राज्यसभा में था, तो मेरा लोकसभा लड़ने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन उस समय मेरी संगठन के साथ काम करने की शुरुआत हुई। 2004 में सोनिया जी ने मुझे एआईसीसी का महासचिव बनाकर गुजरात का इंचार्ज बनाकर भेजा, और गुजरात का लोकसभा चुनाव लड़ाने में मेरा काफी अहम हाथ था। और उस समय गुजरात में कांग्रेस का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा 2004 के लोकसभा पहले हमारे 5 सांसद थे, लेकिन हमने कुछ बदलाव किए। मैंने सोनिया जी से गुजारिश करके आई गॉट हर टू चेंज द पीसीसी प्रेसिडेंट ऑफ गुजरात। ही वाज अ राजपूत लीडर, शंकर सिंह वाघेला, उनके बदल के वी गॉट गढ़वी, एक अच्छे ओबीसी नेता थे। तो काफ़ी हमने चीज़ अच्छे लोग ढूंढे, नए लोग ढूंढे, और बड़ी अच्छी हमें सफलता मिली गुजरात में। हमारे जो 5 सांसद थे उससे 12 सांसद हुए, और वो 7 अतिरिक्त सांसद जो गुजरात से आए थे उसका सीधा संबंध 2004 में मनमोहन सिंह सरकार बनने से था। अगर देखा हो कि 2004 के लोकसभा चुनाव के अंतिम आंकड़े में भाजपा के 138 सांसद थे और कांग्रेस के 7 ज्यादा सांसद थे, 145। तो वो 7 सांसद अब कहीं से आप कह सकते हैं, लेकिन मैं तो कहता हूँ जो गुजरात के जो 7 सांसद ज्यादा आए तो उससे 145 कांग्रेस और 138 भाजपा रही और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। और गुजरात में मेरा काफी अच्छा प्रदर्शन रहा। इसलिए जब 2004 की सरकार बनी तो सोनिया जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने मुझे राज्य मंत्री बनाया उस मंत्रिमंडल में, और स्वयं प्रधानमंत्री के कार्यालय में पीएमओ में MOS PMO, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द PMO करके मुझे नियुक्ति दी। अब ये PMO का जो मंत्री होता है उसका एक बहुत विशेष स्थान होता है। वो राज्य मंत्री होता है लेकिन बहुत विशेष स्थान होता है, क्योंकि एक संपर्क रहता है सभी मंत्रालयों से, कनेक्शन। और इस खास बात में, क्योंकि मैं AICC का जनरल सेक्रेटरी पहले से ही था और राज्य मंत्री बना, तो मेरा फिर सोनिया जी से और मनमोहन सिंह जी के संपर्क बनने का बहुत अहम काम रहा, क्योंकि मैं एक तो मनमोहन सिंह जी का राज्य मंत्री था और सोनिया जी का महासचिव AICC था। तो एक बहुत अच्छे मेरे 6 साल उस रोल में रहे कि मैं प्रधानमंत्री का राज्य मंत्री भी था और सोनिया का AICC के जनरल सेक्रेटरी। मैं 9 राज्यों का मैं जनरल सेक्रेटरी रहा पार्टी की ओर से। तो एक तरफ से मंत्रिमंडल का अनुभव अच्छा रहा, बहुत 6 साल का मैं 7, 8, 9 मंत्री मैंने देखे कुछ समय के लिए उस मंत्रालय में मैंने काम किया, और दूसरी तरफ 9 राज्यों का मैं महासचिव था कांग्रेस पार्टी की ओर से। तो आपका जो ये जॉब प्रोफाइल तब था मिनिस्टर का, तो उसमें ऐसा बहुत जगह पोर्ट्रे किया गया है कि सोनिया जी एक तरफ है, NAC एक तरफ है, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस एक तरफ है, सो इनके बीच में बहुत ज़्यादा संघर्ष होता था। तो
क्या जिम्मेदारी होती थी अपनी, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, इस हिसाब से आप क्या करते थे? और ऐसा सच में होता था, संघर्ष होता था? संघर्ष बिल्कुल नहीं था, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। और ना कि कोई प्रधानमंत्री कार्यालय की फाइलें कोई लेके सोनिया जी के पास जाता था, ये सब बकवास है बहुत ही। जो नॉवेल्स की स्टोरीज है, देखिए उसमें क्या था कि सोनिया जी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। 2004 में कांग्रेस को जो जीत मिली वो सोनिया जी को मिली, लेकिन वो नहीं प्रधानमंत्री बने, उन्होंने मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया। तो ये डिवीजन क्लियर था कि पार्टी प्रेसिडेंट सोनिया जी है, उनकी जीत है, और जो मैनिफेस्टो हमने 2004 में बनाया था उसको अमल करने की जिम्मेदारी सोनिया जी की और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की। तो वो क्लियर डिवीजन था। तो इसके लिए हर शुक्रवार को शाम को 4 बजे एक कोर ग्रुप की मीटिंग होती थी दिल्ली में, प्रधानमंत्री के निवास पे होती थी। सोनिया जी आती थी, एक तरफ से प्रधानमंत्री के ज्येष्ठ सहकारी थे, गृह मंत्री होते थे, डिफेंस मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर होते थे, जो भी व्यक्ति उस समय हो, और सोनिया जी की तरफ से सिर्फ अहमद पटेल जी उनके निजी सलाहकार के रूप में एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी रहते थे। 2 सोनिया जी, अहमद पटेल, प्रधानमंत्री और 5-6 मंत्री। ये मीटिंग हर रोज हर शुक्रवार को 4 बजे शाम को होती थी, जिसको हम कोर ग्रुप कहते थे। उसमें सारे फैसले होते थे। तो ये जो बहुत संघर्ष था, बहुत कुछ होता था, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। प्रधानमंत्री ने और सोनिया जी ने नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनाया था, एनएससी। जिस तरह से प्लानिंग कमीशन भारत सरकार का एक इकोनॉमिक थिंक टैंक है और था, अब वो तोड़ दिया मोदी ने। तो उस समय सारे इकोनॉमिक इशू पे कौन से राज्य में निवेश करना चाहिए, अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये सब नीतियाँ प्लानिंग कमीशन में बड़े आराम से लोग विचार करके सोचते थे, सब इकोनॉमिस्ट रहते थे। उसी समय का पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन एनएससी बना, जो कि एक सोशल थिंक टैंक था। क्या वो बाइंडिंग था उस हिसाब नहीं से? था, बिल्कुल नहीं था। ये विचार विमर्श करके उनके पेपर आते थे कि भाई काम का अधिकार मिलना चाहिए। तो काम का अधिकार मिले, सरकार की ओर से कहा जाता है कि भाई पैसे बहुत लगेंगे, पार्टी की ओर से कहा जाता है कि कोई तो बुनियादी हक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव अस एनी इकोनॉमिक राइट्स, बट दिस वाज द फर्स्ट लॉ व्हिच गिव अ राइट टू द सिटीजन to ask for work, and government has to give work, and that became Manrega. Then there was a right to information, RTI Act, which is Mrs. Gandhi's initiative कि भी बिल्कुल होना चाहिए। उसके बाद RTE बना, राइट टू एजुकेशन बना, उसके बाद फूड सिक्योरिटी का एक्ट बना, फिर कॉम्पनसेशन का लॉ बना। तो इट वॉज अ पीरियड व्हेन वी क्रिएटेड राइट्स बेस्ड लेजिस्लेशन, a very subtle difference. We first accorded rights to the citizens of India and then confirmed those rights by making a law. But there must have been certain struggles in a sense that case सोनिया जी को कुछ अलग लग रहा है, मनमोहन जी को कुछ अलग लग रहा है। ऐसे नहीं था, देखिए सिर्फ ऑनेस्ट डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस होते थे, एज दे शुड बी इन अ डेमोक्रेसी। दे शुड बी इन डेमोक्रेसी। उसमें क्या था कि भाई मनरेगा करना है तो भाई बहुत पैसे लगेंगे, तो बाकी प्रायोरिटीज का क्या होगा, ठीक कर सकते कि नहीं कर सकते। तो पहले हमने 56 डिस्ट्रिक्ट में मनरेगा करा, जब अच्छे रिजल्ट आए तो पूरे देश में किया। तो ये ऑनेस्ट ओपिनियन थे, लेकिन अल्टीमेटली इट वाज गवर्नमेंट ऑफ सोनिया गांधी। Okay. People had voted Sonia Gandhi to power. There was no Manmohan Singh in 2004 election. So it was her election, and it was her responsibility to implement the manifesto which people had voted. ये बहुत बड़ा subtle interest difference है। लेकिन मनमोहन सिंह की सरकार चलानी थी, पैसे देखने थे, हिसाब किताब देखना था कि इनकम कितना, खर्चा कितना है। तो वो तो ऑनेस्ट डिफरेंसेस तो अधिकारी स्तर पे होते थे, लेकिन दोनों मिलकर उसको सुलझाते थे। That was the beauty of that government. बट वन क्वेश्चन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मुझे पूछना था कि आपने जैसे बोला कि सोनिया जी की सरकार थी, सोनिया जी को लोगों ने चुना था, और जो 99 में पूरा फिएस्को हुआ था जिससे महाराष्ट्र में कांग्रेस स्प्लिट हुई थी, जो विदेशी मुद्दे पे हुआ था, तो उसके बाद 2004 में अगर सोनिया जी को मैंडेट है तो व्हाई डिड शी चूज टू रिमेन आउटसाइड, लाइक शी डिड नॉट चूज टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर हरसेल्फ? उन्होंने ऐसा क्यों किया? उसके पीछे क्या कारण, अभी आपको पता होता है? तो सिर्फ सोनिया जी बता सकते हैं, कोई नहीं बता सकता। इसके बहुत कुछ लिखा गया है। क्या इंटरनल विरोध था? क्या हुआ, राष्ट्रपति ने मना कर दिया, किसी ने सुषमा स्वराज ने कहा कि मैं बाल काट लूंगी, बहुत सारी कहानियां हैं। लेकिन इट वाज हर इनर डिसीजन। शी कुड हैव बिकम द प्राइम मिनिस्टर
Without a doubt, I was in the parliament that time, but she chose not to. She gave a very emotional speech saying कि भाई I won't become. बस बात खत्म हो गई. फिर घर की बात होगी, कुछ होगी, लेकिन she chose. But it was her mandate. It must be always understood that the people had voted for Mrs. Sonia Gandhi's manifesto. बट क्या ये बात कांग्रेस पार्टी ज्यादा लोगों तक प्रोजेक्ट नहीं कर पाई कि ये सैक्रिफाइसिंग मूव था जो मैडम ने किया, बट ये प्रोजेक्ट नहीं हो पाई? Sacrificing now, people don't care whether you sacrifice personally or not. People want a good governance. And I think those two gave a best governance in spite of difficulty. 2008 में आर्थिक क्राइसिस, बहुत बड़ी आर्थिक क्राइसिस हुई थी, हमने सामान नहीं पूरी, किसी को पता भी नहीं लगने दी. We did that. In second term, मैं 2010 तक वहाँ था, उसके बाद मैं महाराष्ट्र में आया. तो कई सारे मंत्री के काम मुझे करने पड़े. प्रधानमंत्री कार्यालय में तो था ही मैं 6 साल, लेकिन साथ में मुझे पार्लियामेंट्री अफेयर्स दिया गया, साथ में मुझे कार्मिक प्रशासन दिया गया, जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है, जिसे आपकी जो यूपीएससी का जो झगड़ा अच्छा पूजा खिड़कर डीओपीटी जो मंत्रालय कहा जाता है, जो हमेशा प्रधानमंत्री के पास रहता है, तो उसका मैं मंत्री था, राज्य मंत्री. यूपीएससी मेरे अंडर था, सीबीआई मेरे अंडर था, बहुत सारी चीज़ें थी. उसके बाद 2009 में जब चुनाव हुआ, उसमें मुझे और भी अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई. बात चल रही थी कि मुझे कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाए, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरे को राज्य मंत्री के लिए पृथ्वीराज ही चाहिए. तो इसलिए मैं प्रधानमंत्री का एमओएस भी रहा, लेकिन मुझे इंडिपेंडेंट चार्ज साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी अतिरिक्त दिया. तो मैं एमओएस पीएमओ था. साइंस के मिनिस्टर में 4 मैम के थे, बायोटेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल रिसर्च और अर्थ साइंसेस, जो आईएमडी वगैरह, हवामान वगैरह जो देखते, वो सब था. एटॉमिक रिसर्च और एटॉमिक रिसर्च एंड स्पेस में मैं, क्योंकि हमेशा प्रधानमंत्री के पास रहता है, इसलिए मैं स्पेस कमीशन और एटॉमिक एनर्जी कमीशन का 6 साल सदस्य था, जो पहला नॉन साइंटिस्ट, मैं साइंटिस्ट तो वैसे हूँ मैं, लेकिन सरकारी साइंटिस्ट के अलावा कोई रहता नहीं. पॉलिटिकल पर्सन. मैं फर्स्ट पॉलिटिकल पर्सन टू बिकम अ फुल मेंबर ऑफ द एटॉमिक एनर्जी कमीशन एंड स्पेस कमीशन फॉर 6 years. तो बहुत सारे काम मैंने, लेकिन फिर 2010 में तय हुआ कि मैं महाराष्ट्र आऊंगा, तो वहाँ विल गेट टू दैट, वो इंसिडेंट जो पूरा हुआ था. बट जस्ट ऑन अ सेगवे, आपने अभी पूजा केड़कर वाला इंसिडेंट मेंशन किया, तो ये डीओपीटी का अभी जो सिचुएशन चल रहा है, लाइक कैन दिस थिंग हैपन, और ऐसा अगर हुआ है रियल में तो क्या वजह हो सकती है? डीओपीटी का मंत्री था, ऐसे कोई सवाल ही नहीं उठता था कैसे हो. बहुत अच्छे हमारे यूपीएससी के चेयरपर्सन थे. अब यहाँ पर देखा चेयरपर्सन ने राजीनामा दिया है, रिजाइन करके चले गए हैं. तो ये तो बहुत गफला हुआ. वो शायद पूजा खेड़कर को शायद अरेस्ट करने की बात चल रही है, वो भाग गई शायद दुबई, ऐसे कहते हैं. तो ये तो बहुत ही गलत हुई है. प्रधानमंत्री की सारी जिम्मेदारी है, चाहे एमओएस कोई और हो. कश्मीर के जितेंद्र सिंह जी मेरी जगह पे आज एमओएस डीओपीटी है, लेकिन अंतिम प्रधानमंत्री इस मंत्रालय के मंत्री है, उनकी जिम्मेदारी है. अगर यूपीएससी में कोई झगड़ा होता है, कोई गफला होता है, कोई पेपर लीक होता है, तो कौन जिम्मेदार है? मंत्री तो प्रधानमंत्री है. ओके, सो द डायरेक्ट रिस्पांसिबिलिटी लाइज इन द हैंड्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, आप कह रहे हैं. एब्सोल्युटली. सो ये किस हद तक आपको लगता है कि करप्शन है या फेवर्स किए गए हैं, कि किसी को इस हद तक साइड लाइन, मतलब उनके गलतियों के पास देखा नहीं गया? देखिए, मैं नहीं जानता क्या हुआ, लेकिन डेफिनेटली फेवर है. फेवर भी एक करप्शन होता है. जब किसी और जेन्युइन डिजर्विंग कैंडिडेट को हटा के आप किसी गलत आदमी को अंदर लेते हैं. अगर पूजा केड़कर को आईएएस दिया गया महाराष्ट्र में, तो किसी डिजर्विंग कैंडिडेट को हटाया गया, क्योंकि सिर्फ उतने ही लोग बनते हैं आईएएस. तो ये तो अन्याय है, ये तो करप्शन है सीधा. नो, टॉकिंग अबाउट दीज एलिजेड ऑफेंसेस, लाइक जो भी हुआ है, उनकी बेल रिजेक्ट हुई है, व्हाटएवर इट इज, इट. देखिए जो ऑनेस्ट बातें सामने आई है, उन्होंने मल्टीपल डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट दिया, लेकिन जब एम्स ने उनको मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया 6 बार होने गई, फिर उनको कैसे दिया गया? अगर कोई आदमी मेडिकल टेस्ट अगर कंपलसरी है और आपने नहीं दिया, तो आपने अपॉइंटमेंट कैसे दी? किसकी जिम्मेदारी है? वो जो यूपीएससी के चेयरमैन है, उनके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए. उन्हें तो रेजिग्नेशन करके वो भाग गए. So you think this is a matter of high level corruption? This is a matter of high level corruption, and her father contested Lok Sabha election from Nagar. ये कोई political elections तो है ही ना. Okay. Father declared an income of 40 crore rupees in the election affidavit. Now his daughter Pooja Kedkar
she said कि my parents are divorced and I'm living with my mother. I have no income, and she got a non-creamy layer certificate that her income is less than 8 lakh rupees in a year. So it's a complete fraud. So this system has been completely defrauded, or as the rest of the country, total corruption in the country, this is the part of that corruption. सर तो आपने अभी दिल्ली का अपना एक्सपीरियंस बताया जो MOS एज अ MOS टू PMO और बाकी जो मिनिस्ट्रीज में था, बट एक ऐसा आपकी लाइफ में एक ऐसा टर्न आया है दैट यू हैड टू कम टू महाराष्ट्र, वो क्राइसिस मैनेजमेंट सिचुएशन को हो या जो भी आप उसको बोल सको, कि अशोक चौहान जी को रेजिग्नेशन देना पड़ा एंड यू वर सेंट फ्रॉम दिल्ली टू महाराष्ट्र. तो भेज दिया गया वो तो हमें सब पता है, बट उसके पहले क्या क्या हुआ था इसके बारे में जानकारी नहीं है. आज हम लोग फ्रैंकली आपसे सुनना चाहते हैं कि हाउ डिड यू कम टू महाराष्ट्र एंड वो मुझे तो सपने में भी नहीं पता था कि कुछ ऐसे होने वाला है. वहाँ मैं काम कर रहा था, बहुत व्यस्त था मैं, करीब करीब 7-8 महकमे का काम मेरे पास था और दोनों का कोऑर्डिनेशन का काम था. ये दूसरी टर्म में 2009 का जब चुनाव हुआ तो ये 2010 की बात कर रहे हैं, और उसी दौरान ये आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी स्कैम महाराष्ट्र में बना. न्यूज़पेपर में काफ़ी उसकी चर्चा हुई. एक तरफ उसी समय 2G स्कैम, कोल स्कैम, कॉमनवेल्थ गेम्स की कुछ बातें चल रही थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में ये सब गलत चीज़ हुई थी, मंत्रियों ने किए थे. सोनिया जी ने कई मंत्रियों को निकाल भी दिया था वहाँ से कि वो जिम्मेदार थे. और उसी समय जब महाराष्ट्र में भी ऐसा स्कैम हुआ तो सोनिया जी बहुत ज़्यादा आहत हुई. शी वॉज डीपली हर्ट. आई नो इट बिकॉज वी आर मीटिंग ऑन ए डेली बेसिस. And she said, look, there are corruption charges in Delhi, whether right or wrong, but there are corruption charges. And now it starts in states also. Now, I have appointed Ashok Chauhan as the chief in Maharashtra, and it's happened there. So she was very upset. And she sent Pranab Mukherjee and Antony to be the observers in Maharashtra, and who recommended that Ashok Chauhan should resign. He had resigned, but his resignation should be accepted, and somebody else should be sent. I think they must have talked to the MLAs and all that. I don't know what happened. But of course, मैं देख रहा था मैं कि क्या हो रहा था कि महाराष्ट्र में गतिविधियां चल रही थी. तो उस दिन रात को 3 बजे फोन आया. अगेन 3 बजे? हाँ, जब फोन आया तो किसी PA ने वगैरह कोई बाहर चौकीदार सो रहा था, उसने उठाया, उसने बताया कि 10 जनपद से फोन है. तो फिर आगे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी. मैं समझ रही क्या होने वाला है, क्योंकि रात को 3 बजे फोन आया सोनिया जी की तरफ से. तो आई न्यू. तो मैंने फोन उठाया, सोनिया जी लाइन पे आई. उन्होंने कहा, पृथ्वीराज, वी डिसाइडेड कि दैट यू हैव टू गो टू महाराष्ट्र द चीफ मिनिस्टर, गो इमीडिएटली इन द मॉर्निंग. 3 बजे की बात है, एंड टेक ओथ सेम डे. तो उन्होंने कहा, तो मैंने कहा यस मैडम, आई विल डू दैट. तो मैं 8 बजे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ आया, अपना रेजिग्नेशन लेटर लेके, जो मैं खुद टाइप किया कंप्यूटर पे. तो कोई सुबह 6 बजे कोई स्टाफ नहीं था, और मैंने लेके उनको दिया. मैंने कहा ये सोनिया जी ने कहा है. तो उन्होंने कहा मेरा यहाँ पे क्या होगा PMO में. फिर मैं कहा नहीं, मैं बताऊंगा क्या क्या करना चाहिए. तो मैंने आई सजेस्टेड द ऑल्टरनेटिव्स कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी किसको दिया जाए. फिर उसके बाद विलासराव जी को भी मिला था साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विलासराव देशमुख जी को मिला था, वो बैक मैंने. तो मैंने सारा अरेंजमेंट कर दिया कि PMO का MOS कौन बनेगा, फिर पार्लियामेंट्री अफेयर्स में कौन रहेगा, सब कुछ बता के. क्योंकि मनमोहन सिंह जी विदेश दौरे पे 9 बजे जाने वाले थे. अच्छा. उनके निकलने से पहले उनको मैंने उनके घर में जाके पकड़ के ये सब बातें हुई. तो उन्होंने कहा एकदम यू आर शॉक्ड कि अब फिर तुम जाओगे तो यहाँ पे कैसे होगा, कुछ होगा. लेकिन मैं चला गया, मैं सुबह ही चला गया मुंबई. 4 बजे शपथ विधि भी हो गया. उसके बाद मैं दिल्ली वापस आया. फिर सोनिया जी, एंटनी जो हमारी जो प्रभारी महासचिव थी, एंड देन अमित पटेल, वी ऑल सैट टुगेदर एंड कॉन्स्टिट्यूटेड द मिनिस्ट्री. दे वर रिस्पॉन्सिबल. मैं तो ज़्यादा मुझे पता नहीं था, तो कई लोगों को मैंने मंत्रिमंडल में लिया, नहीं लिया, किसको कौन सा महकमा दिया, इसके लिए मैं कोई पूरा जिम्मेदार नहीं हूँ. वहाँ पे पूरे सब ने मिलकर वो तय किया. और मैं महाराष्ट्र में नवंबर 2010 में मुख्यमंत्री करके आया. मैंने बिल्कुल महाराष्ट्र में काम नहीं किया था विधानसभा में या किसी और स्तर पे. और मेरा तो वास्ता कराड़, मुंबई या बम्बई से सीधा दिल्ली. और बाकी महाराष्ट्र का मैं कभी कभी कोई बुलाता तो कोई कार्यक्रम में जाता था, बिल्कुल मैं अपरिचित था. तो मुझे भी थोड़ी आशंका थी कि भाई कैसे हो पाएगा, पूरा कल्चर डिफरेंट है दिल्ली में और
विधानसभा और लोकसभा में बिल्कुल कल्चर डिफरेंट है, सरकार में कल्चर डिफरेंट है, दिल्ली का बिल्कुल ही कल्चर अलग होता है, तो मैं कैसे कर पाऊंगा, मुझे चिंता तो थी। और साल भर मुझे समझना पड़ा MLAs कौन है, पॉलिटिकल नेता कौन है, जिले कितने हैं, तालुके कितने हैं, कौन कौन हर तहसील का इतिहास होता है, वो क्या होता है, समझने में देर हुई। लेकिन मुझे विश्वास था कि जो इंजीनियरिंग में 5 साल में जो परिश्रम किया है, जो एनालिटिकल अमेरिका में जो परिश्रम किया, बहुत परिश्रम करना पड़ा, इंजीनियरिंग में भी करना पड़ा, अमेरिका में बहुत परिश्रम करना पड़ा, तो परिश्रम की आदत थी, नई चीज़ें सीखने की आदत थी। जब 91 में जब मैं सांसद था तो इकोनॉमिक्स सारा समझना पड़ा, क्योंकि आर्थिक सुधार थे, तो कई सारी नई चीज़ें समझने में वो था कि मैं, और उसके बाद में संसद में तो ऐसे हो गया, तो कोई इकोनॉमिक इशू आता तो सब थे पृथ्वीराज को बुलाओ, तो मैं एकदम इकोनॉमिक्स बढ़ गया वहाँ पे संसद में। तो महाराष्ट्र में इनिशियल डेज आपके कैसे थे, लाइक द फर्स्ट फ्यू वीक्स जो आपने कहा? डिफिकल्टी थी, मुझे कुछ यहाँ की परंपराएं, यहाँ की इतिहास के बारे में नहीं पता था, तो पूछना पड़ता था लोगों से, और ये डर रहता था कोई गलती ना हो जाए, कोई बड़ी गलती ना हो जाए। लेकिन सौभाग्य से कुछ गलती वगैरह नहीं हुई, बहुत काम करना पड़ा, 3-3 बजे तक रोज रात को बैठना पड़ता था, और फिर धीरे धीरे साल भर में सब अंदाजा आ गया कि क्या होता है। कोalition गवर्नमेंट था, आई वाज गेटिंग टू इट कि कोalition गवर्नमेंट जो था उसमें भी हमने तभी देखा कि काफी सारे टसल हुए थे, स्ट्रगल्स हुए थे इनसाइड द गवर्नमेंट, तो उसका क्या एक था इम्पैक्ट? देखिए टसल नहीं थे, जब मुझे एक बार पूरा ग्रिप आ गया था सरकार का, तो उसके बाद एक अमेरिका में रहने से मेरे पिताजी का जो, माताजी पिताजी का जो संस्कार थे, उसके बाद मनमोहन सिंह जी के संस्कार थे, तो कुछ जो चीज़ें मुझे लगा कि ये गलत चीज़ें हो रही है, तो मैंने रोकने की कोशिश की। लेकिन मैं फिर जानता था कि कोalition सरकार को भी चलाना है, लेकिन राज्य का नुकसान भी नहीं होने देना, तो कुछ मुझे निर्णय लेने पड़े जो हमारे साथी थे राष्ट्रवादी कांग्रेस के, उनको अच्छे नहीं लगे, उनको शायद लगा कि उनके खिलाफ है या उनको टारगेट किया जा रहा है, या दिल्ली से कहा गया है कि इनको टारगेट करो, तो ये सब गलत था। मैंने अपने आप ये सब निर्णय लिए थे जो भी लिए थे, उसके लिए मैं पूरा जिम्मेदार हूँ, लेकिन उसके लिए एक ही भावना थी कि महाराष्ट्र का नुकसान नहीं होना चाहिए। अब उसमें शायद कोई हमारे मित्र पक्ष शायद आहत हुए थे, उनको शायद गलत फहमी हो गई थी कि उनके खिलाफ कोई निर्णय है, लेकिन ये निर्णय मेरे सिर्फ महाराष्ट्र के जनता के हित में मैंने लिए थे, और अगर फिर कभी ऐसी परिस्थिति हो तो उसी तरह के निर्णय मेरी जगह कोई और भी होता तब भी लेता, जो जिससे राज्य का हित, उसके ही इज ओनली द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट एट हार्ट, वही लेगा। आज की सरकार शायद नहीं लेगी, क्योंकि आज की सरकार कोई लेना देना नहीं है राज्य के हित। डू यू थिंक दैट द स्ट्रिंजेंट और द स्ट्रिक्टेस्ट एक्शंस और द स्ट्रॉन्ग डिसीजंस वही रिस्पॉन्सिबल हुए बाद में जाके सरकार का सपोर्ट? मुझे लगता है शायद हाँ, कि जो मैंने विशेषकर कई सारे निर्णय लिए, लेकिन 2 निर्णय जो थे, एक वो सिंचन के बारे में जो 70,000 करोड़ खर्च करके उस सिंचन में बिल्कुल बढ़ोतरी नहीं हुई थी, 18% से 18.1% हुआ था, तो एक उसका मैंने कहा कि भाई ये क्या हो रहा है, तो उसका व्हाइट पेपर मैंने मांगा था, लेकिन व्हाइट पेपर का अर्थ जो है वो शायद महाराष्ट्र में गलत समझा गया। व्हाइट पेपर इज नॉट एन इंक्वायरी, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द पीपल, सो इट वाज नेचुरल कि भाई टेल मी व्हाई द प्रोजेक्ट्स आर गेटिंग डिलेड, व्हाई देयर इज अ कॉस्ट ओवररन, व्हाई irrigation percentage is not increased in spite of spending 70,000 crores in 10 years. But were you the one who initiated the inquiry or that's the point. There's no inquiry. The inquiry is the wrong word. It was a white paper given by that department only. It was if it was inquiry, it could have been gone to the Home Ministry, Anti-Corruption Bureau. It was not sent to them. It was a request to send a white paper to the irrigation department only. But it was conceived as an inquiry by the people of Maharashtra or by the NCP people. It was not intended to be inquiry. Okay. We'll get back to the struggles in the Maharashtrian politics with different people in the later part. But जैसे कि we are from a legal, हम लोग सब legal background से, we are advocates, हमारी टीम पूरी advocates की है, तो एक legal perspective से हम जब एक किसी को देखते हैं जो राजनीति में है, जो एक नेता है, तो you are the person जिनको देख के हमें लगता है कि you have a tremendous amount of legal knowledge in a sense कि आपने जब सीएम उद्धव ठाकरे जी का जो राजीनामा लिया गया था, रेजिग्नेशन लिया गया था, तो विद इन 10 or 20 मिनट्स आपने जो कहा था, बयान दिया था कि ये जो इस्तीफा है ये देना नहीं चाहिए था, इसकी वजह से आगे जाके प्रॉब्लम्स हो सकती है, एंड दैट वाज द थिंग व्हिच वाज पॉइंटेड आउट बाय द सुप्रीम कोर्ट।
हम तभी आपका जो बयान था वो सुन के वी स्टार्टेड टू थिंक कि ये तो पॉइंट पे है एकदम, ये बराबर बात है और इसके बारे में किसी और ने सोचा नहीं है. सो हाउ डिड यू प्रिडिक्ट दैट एंड हाउ डिड यू नो व्हाट एग्जैक्टली दैट वाज? You see, look, I'm neither a student of law nor I'm a student of constitution. But and I feel very bad that during our graduate years, the constitutions, the introduction to constitution or legal literacy about constitution and legal matters was not done. If I was given a chance again, I will introduce constitutional studies in every professional लीगल नॉलेज होना चाहिए. from now. Has to be there. I felt bad, but I studied on my own because we had to deal with the constitution in parliament all the time. So धीरे धीरे constitution का पता रहा. आज भी अगर मुझे मौका मिलता तो मैं constitution खोल के सीखने की कोशिश करता हूँ. मेरे साथ कुछ लोग काम करते जो लॉयर हैं उनसे पूछता हूँ कि भाई इस पे क्या होता है बताए, कौन सा सेक्शन IPC का है या कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन स्टेज है. आई एम नॉट अ लॉयर अनफॉर्चुनेटली. अगर मेरे पास समय होता तो मैं शायद लॉ भी कर लेता. लेकिन लॉ की जानकारी राजनीति में बहुत जरूरी है, जो कि किसी भी क्षेत्र में जरूरी है. हम अच्छे सिटीजन बनेंगे अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जानकारी होगी, लीगल लिटरेसी होगी. तो जो मैं एडवोकेट की सबको होनी चाहिए, जो हर एक पढ़े लिखे आदमी को अपने संविधान के बारे में पता होना चाहिए. एंड अबाउट मिनिमम legal literacy should be there. And I think people like you should make sure that there are classes taken in the evening or something like that to teach people who want to learn about the constitution and the legal, basic legal. सर बट ये ऐसा इंसिडेंट था कि जिसके बारे में बड़े बड़े जो लीगल विश्लेषक जिनको हम लोग बोलते हैं, जो सलाहकार होते हैं, उनको भी पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है. ऐसे नहीं, बहुतों को शायद पता होगा, लेकिन मेरा जो कहना था ऑन द स्पॉट मैंने रिएक्ट किया था 10 मिनट के अंदर जैसे मैंने रिएक्ट किया, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पे उनका भाषण सुना. सुबह हमारी मीटिंग हुई थी कि कुछ पता नहीं था. कैबिनेट की मीटिंग हुई, हमारे मंत्री कैबिनेट में बैठे थे, उनको पता नहीं था. एकदम सडनली हमने फेसबुक पे देखा, सोशल मीडिया पे देखा कि उन्होंने रिजाइन किया. मैं 10 मिनट के अंदर मेरा रिएक्शन था. इसके 2 भाग थे. एक तो स्ट्रिक्टली लीगल जो आपने कहा, लेकिन साथ ही में पॉलिटिकल भाग भी था कि मैं चाहता था कि सीएम जाके हाउस पे फेस करे, अपना भाषण करे, एक विश्वास प्रस्ताव वहाँ पे रखा जाए जो कि हमारी परंपरा होती है. उसमें कि और भी जो उनके 3 पार्टीज थी, महाविकास आघाड़ी, कांग्रेस एंड एनसीपी, वो भी अपनी बात कहते हैं कि हमने इस सरकार का क्यों गठबंधन किया और ये क्यों सरकार रहनी चाहिए. और उसके सब लोगों के टीवी कैमरे के सामने पूरा महाराष्ट्र और देश देखते हुए अगर लोग गलत वोटिंग करते, उद्धव जी के खिलाफ वोटिंग करते, तो फिर उसका सबूत की जरूरत नहीं रहती. इम्पैक्ट पूरे महाराष्ट्र. पॉलिटिकल एंगल एक था और एक लीगल एंगल था. सर इस बात पे अगर हम आए हैं कि जो डिफेक्शन हुआ पॉलिटिकल पार्टीज में, तो उसी इसमें लीगल एस्पेक्ट से भी और एक पॉलिटिकल और समवॉट इमोशनल एस्पेक्ट से भी आई वांट टू आस्क कि ये सब चीज़ें जो महाविकास आघाड़ी गवर्नमेंट, पहले तो महाविकास आघाड़ी गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुई जो कि कांग्रेस, एनसीपी एंड शिवसेना विच आर नॉट नेचुरल पार्टनर्स. लाइक कांग्रेस एंड एनसीपी जो है वो नेचुरल पार्टनर्स हो सकते हैं, बट शिवसेना और कांग्रेस मोस्टली किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा भी होगा. उसके बाद जाके एक होता है पॉलिटिकल स्पेस ऑक्यूपाई करना, कोई भी इंसान ने पॉलिटिकल स्पेस ऑक्यूपाई करना. तो ये जो पहला डिफेक्शन हुआ, पहला जो पार्टी छोड़ के लोग गए, वो एकनाथ शिंदे जी के टाइम पे हुआ, जो उन्होंने अचानक से पार्टी छोड़ के कुछ एमएलएस बाहर चले गए. और उसके बाद हुआ 1 साल बाद अजीत पवार का. तो इस डिफेक्शन को और इस पार्टी छोड़ने के जो इस ट्रेंड को आप कैसे देखते हो? देखिए, सबसे पहले तो देखिए, पहली बार हमारे संविधान में एंटी डिफेक्शन कानून आया जो 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में है, जिसको हम एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं. वो आया 1985 में. राजीव गांधी ने हरियाणा में जो आयाराम गयाराम वाली घटनाएं घटी, तो सुबह एक पार्टी में, शाम को दूसरी पार्टी में, फिर रात को उसी पार्टी में, इस तरह का जो हालत हुई उसको रोकने के लिए किया, बड़े अच्छे इंटेंस के साथ किया. इट वॉज ए वेल इंटेंशन मेजर एंड दैट हैड ब्रॉडली, without getting into the fine nitty-gritty of the law, if 1/3 group of a legislative party or a parliamentary party goes out and forms another group, then they can be, that will be legal separation and it will not be called a defection. ऐसे था. फिर बाद में 2003 में
अरुण जेटली जी जब लॉ मिनिस्टर थे और वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इस कानून को अमेंड किया और उन्हें 1/3 की जगह 2/3 लोगों को जब तक नहीं जाते तब तक स्प्लिट नहीं मारा जाएगा, ऐसे कई सारे प्रावधान लाए। और मैं जानता हूँ, मैं उस समय संसद में था, तो जेटली जी ने कहा कि देखिए अब ने इतना स्ट्रिक्ट बना दिया कि बिल्कुल डिफेक्शन होगा ही नहीं, लेकिन कई लोगों ने उसका विरोध भी किया था। अब जो 2003 का एंटी डिफेक्शन लॉ है वो फॉल्टी है और मेरा स्पष्ट मानना है कि उसको बिल्कुल रद्द कर देना चाहिए, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन से निकाल के बाहर फेंक देना चाहिए, क्योंकि उसके वजह से कोई भी डिफेक्शन रुका नहीं है। महाराष्ट्र में मैंने देख लिया, क्योंकि जो सारे अधिकार स्पीकर को दिए जाते हैं और स्पीकर इज अ पॉलिटिकल पर्सन, ही इज इलेक्टेड बाय पॉलिटिकल पार्टी एंड उनके फेवर में although in Britain there is a system that speaker is treated as a neutral person, gets elected unopposed, हमारे यहाँ वो ट्रेडिशन नहीं है, वो पूरा पॉलिटिकल आदमी रहता है। कई लोग जैसे शिवराज पाटिल जैसे स्पीकर रहने के बाद वो मंत्री बने, मतलब इन एंड आउट ऑफ पॉलिटिकल एक्टिव पॉलिटिक्स लोग रहते हैं। तो स्पीकर को ट्राइब्यूनल का चीफ बनाना और वो तय करें कि क्या डिफेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, ये बिल्कुल गलत है। और हमने देखा कि महाराष्ट्र में जब विधानसभा के अध्यक्ष ने जब तय किया तो उसके से कोई भी समाधान ही नहीं है, और अब सुप्रीम कोर्ट उस मामले को सुन रहा है आगे जाके उस मामले के खिलाफ। तो ये मैं समझता हूँ कि पूरा एंटी डिफेक्शन लॉ फेंक देना चाहिए, नया लॉ करना चाहिए। इसमें एक सिंपल बात हो कि अगर आपके विचारों की वजह से अपनी पार्टी बदली है, जिस पार्टी से आप चुने गए, अगर आप छोड़ना चाहते हो तो पहले आप इस्तीफा दीजिए और आप जो भी करना चाहे करें। कोई लूपहोल नहीं रहना चाहिए, उसका सदस्यत्व रहना बिल्कुल गलत है उसमें अगर पार्टी बदलते हैं। सर बट जो पहला इंसिडेंट हुआ था एकनाथ शिंदे जी का, तो उसको कोई कुछ लोग महाराष्ट्र में, मतलब बहुत सारे लोग जिनसे मैंने पर्सनली बातें भी की है, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स से भी, कि एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, वंस इन अ लाइफ टाइम गोल्डन अपॉर्चुनिटी, यू हैव टू ग्रैब इट विद बोथ हैंड्स एंड यू वुड हैव नेवर, उनको कभी मिलता ही नहीं अवसर चीफ मिनिस्टर बनने का। बिकॉज जितना भी पक्ष निष्ठा की बात करें या फिर सोशल वर्क की बात करें या फिर समाज कार्य, अलग अलग लेवल्स पे बात करें, तो एक एम्बिशन किसी का भी होता है कि हाईएस्ट पोस्ट इन द स्टेट पे बैठना है। तो उनको अगर मिलता ही नहीं वो पोस्ट, और उस इमोशनल एंगल से वो देखा जाए कि उन्होंने कर लिया वो चीज, डिफेक्शन करके एमएलए लेके जो कि उनके साथी थे, कि उनको नहीं मिला था, तो वो सही है या गलत? आप किस हिसाब से? बिल्कुल गलत है। देखिए, एकनाथ शिंदे जी को पूरा राजनीति में विधानसभा में लाने वाले थी शिवसेना, बालासाहेब ठाकरे लाइन, तो उसकी वजह से वो आगे बढ़े और एक स्तर पर आगे बढ़ने के बाद उन्होंने गद्दारी करके उनको छोड़कर अपने प्रधानमंत्री बन गए। तो ये सब चीज़ गलत है। उनको अगर चाहिए था तो रिजाइन करके अपने एमएलएशिप का रिजाइन कर देते, बाई इलेक्शन में जीत के आते, अपने लोग ज़्यादा जीतते और दिखाते कि मेरे ज़्यादा एमएलए जीते हैं, इसलिए मैं प्रधानमंत्री या चीफ मिनिस्टर बनूंगा, लेकिन उसकी संभावना नहीं थी। तो ये बैकडोर से लेके पार्टी पीठ पे छुरा धोप कर जो बनना, ये गलत बात है और इसकी सजा महाराष्ट्र की जनता ने लोकसभा चुनाव में दी है और ये विधानसभा चुनाव में भी इसकी सजा लोग देंगे, क्योंकि गद्दारी कोई नहीं चाहता, गद्दारी कोई एक अच्छा गुण नहीं है। सो यू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस ऑन दिस कि ये गलत है तो पूरा का पूरा गलत ही है, पूरा बिल्कुल लॉ ही गलत है। ओके और इनको लॉ की वजह से उनको प्रोटेक्शन मिला, तो लॉ में एम्बिग्यूटी है, तो लॉ को पूरा फेंक देना चाहिए और नए तरफ से सबने बैठ के लॉ बनाना चाहिए, क्योंकि उससे क्या हो रहा है कि उसमें एक बहुत बड़ी अहम बात है जिसकी लंबी चर्चा हो सकती है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पावर्स प्रिंसिपल है, जो कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया गया है, जो लेजिस्लेटिव विंग, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी आर टोटली डिफरेंट एंड देयर इज अ चेक एंड बैलेंस ऑफ सिस्टम ऑफ चेक, वन सिस्टम एंड अदर टू, जो अमेरिका में बहुत अच्छी तरह चलता है, हमारे यहाँ बिल्कुल अच्छी तरह नहीं चलता। हमारे यहाँ एक बार हमने मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को चुना जो कि लोकसभा के सांसद मेजॉरिटी पार्टी के अपना नेता चुनते जो प्रधानमंत्री बन जाता है, और वो प्रधानमंत्री इज हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, प्रधानमंत्री उनका मंत्रिमंडल और जो उनके ब्यूरोक्रेसी होती है वो एग्जीक्यूटिव बनता है। जिस दिन सांसद प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं और प्रधानमंत्री उसी दिन या अगले दिन शपथ लेते हैं, प्रधानमंत्री बन जाते हैं, उस दिन संसद एंटायर लेजिस्लेशन commits harakiri. It has no role left at all in the scheme of things. So there is no separation of powers. The power is only with the executive, because executive even appoints the Supreme Court judges.
Yes. Where America Supreme Court judges are confirmed by the Senate. That means Senate has a check on the Supreme Court judges with the executive appoints. लेकिन यहाँ पे कुछ भी हमारा अंकुश नहीं है, ना पार्लियामेंट्री कमेटी का कोई रोल है, ना संसद का कोई रोल है. हम ना तो कोई नया लेजिस्लेशन ला सकते हैं, ना कोई बजट पे कोई बदल कर सकते हैं. कुछ नहीं होता, मतलब हाथ खड़ा करने की वजह से स्ट्रिक्ट सेंस में होना चाहिए एकदम. तो नहीं होता. क्यों करते हैं? क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ की वजह से अगर हम सरकार से कुछ भिन्न मत व्यक्त करें, if you say that I don't agree with this legislative proposal or I don't agree with your budget proposal, I have no say, I can't do anything. I raise the matter on the floor of the house, I'll be disqualified. whip लगता है. तो इसलिए एंटी डिफेक्शन लॉ हैज कन्वर्टेड द एंटायर लेजिस्लेशन एंड द पार्लियामेंट टू बीइंग द स्लेव्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव. Okay. देयर इज नो सेपरेशन ऑफ पावर व्हिच डॉक्टर अंबेडकर कंसीव्ड. लिखा तो है उसमें, लेकिन प्रैक्टिकली हमने उसको खत्म कर दिया. एंड मेन कल्प्रिट इज एंटी डिफेक्शन लॉ. सर, कमिंग टू द नेक्स्ट इंसिडेंट विच हैपेंड आफ्टर, जो एकनाथ शिंदे जी के बाद जो हुआ वो अजीत पवार का था, डिफेक्शन. तो एक एंगल से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बिकॉज एकनाथ शिंदे जी का एक एस्पेक्ट अलग है, बट अजीत पवार और आप एक गवर्नमेंट में आपने काम किया हुआ है और आपका एक रिलेशनशिप इंटरवाइंड एक बोल सकते हो कि आज भी कुछ एलिगेशंस होते हैं तो आपका नाम कहीं ना कहीं आ ही जाता है कि पृथ्वीराज चौहान, तो जब कहीं ना कहीं आपका नाम आ जाता है. तो अजीत पवार के काम करने के तरीके को आप कैसे देखते हैं? देखिए, he has some positive qualities. He's a very hardworking person. While there are other allegations against him, the irrigation matter and all that, and this cooperative bank matter is still going on. But I have not seen him indulging in corruption in transferring people. Okay. That's a very good quality of an administrator. But beyond these two qualities, being a very hardworking person and about administration, is very strict about giving the free hand to the junior officers, executives to run the administration properly. There's nothing else I can say nice about him, because he's a politician. He wants to grab power. He cannot live without power. Then he is very decisive. वगैरह वो कुछ चीजें हैं. लेकिन political morality is not one of the qualities that he has. बट ऐसा लव एंड हेट रिलेशनशिप पहले से ही रहा गया है गवर्नमेंट में रहते हुए भी. व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस? डू यू थिंक देयर इज बैड ब्लड एनीवेयर बिटवीन? I don't think I have no hate for him, no extra love for him, and he's just a colleague. And if he's got some good quality, I'll respect them. If there's some bad quality, I'll oppose them. I took some decisions in the interest of people of state of Maharashtra, particularly to find out what was happening in the irrigation department and to save the cooperative bank, to save the central cooperative bank, which is the largest bank in Asia. And that action was initiated by Reserve Bank, not me. So you cannot really hold me responsible for the Reserve Bank, for the bank matter. But the end result was, after my meeting with the Reserve Bank Governor, Raghuram Rajan, a decision was taken to dissolve the elected board of the Maharashtra State Cooperative Bank. I think it was the correct decision. I appointed two administrators from the government. One was the Finance Minister Ajit Pawar's secretary, and another was Cooperation Minister Secretary, Mr. Goyal and Mr. Srivastava, and told them that you must nurse the bank, which was running in the loss of 1,100 crores, to health. And within 3 months, I think they turned the bank around, and it is now, even now, it is run by administrators. There's no election in the Maharashtra State Cooperative Bank since 2011. Okay. But it is a very strong bank, and it is a backbone of the Maharashtra's cooperative movement. But But now, unfortunately, Ajit Pawar felt that it was the action directed against him personally, which it was not. But you were blamed for something that you did not do. Well, he can blame me if he wants to. I did the action. I'm responsible for the action. But it was not an action against the party. Okay. It was the action to save the cooperative bank and save the cooperative movement. सर, जो डिफेक्शन इस मामले में हुआ था, जिसको कहा गया था कि इंटरनल पॉलिटिक्स उनका था कि उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही थी आगे आने की, जो कि डिजर्विंग हो के भी आगे आने की अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही थी. और आप जब मुख्यमंत्री बने, बहुत सारे इंस्टेंसेस आए कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता था बट नहीं बनाया गया ड्यू टू इंटरनल पॉलिटिक्स. ऐसा एक लाइन उनका है, उनकी पार्टी का. तो उसमें आप कितना यकीन करते हैं और वो सब क्या है, उसको आप कैसे देखते हो? देखिए, ये पूरा के पूरा राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी एनसीपी का इंटरनल मैटर है.
मैं उससे ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। लेकिन हर एक आदमी का एम्बिशन होता है, एम्बिशन होने में कोई गलती नहीं है। लेकिन अजीत पवार जो भी बने थे वो शरद पवार जी की आशीर्वाद से बने थे। अगर वो शरद पवार जी के नेव्यू नहीं रहते, किसी और किसान के घर में पैदा होते तो शायद वो कहीं भी नहीं पहुंच सकते थे, या थोड़ा सा पहुंच जाते तो पहुंच जाते, लेकिन इस स्तर तक नहीं पहुंच सकते थे। अब जो बातें खुल के आ रही कि वो भेष बदल के अमित शाह से 10 बार मिले, ये तो बहुत ही मतलब वो अपने नेता से, अपने चाचा से, अपने पार्टी कलेक्ट से गद्दारी का कुल सीधा मामला है। सुप्रिया जी तो कहती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, अब विमान से नाम बदल के कैसे जा सकते हैं वगैरह वगैरह चीज़ें अलग बातें हैं। लेकिन ही इज एम्बिशियस, लेकिन एम्बिशन का मतलब ये नहीं कि आप गद्दारी करके अपनी एम्बिशन पूरी करें। मैं तो उसको नहीं मानता, लेकिन फिर बीजेपी को जब आवश्यकता नहीं थी, they had a full majority with Eknath Shinde, they had formed the government with Eknath Shinde, what was the need to take Ajit Pawar? If I can analyze it now, it's in their internal matter. Was it the plan B in It's case? their internal matter, but I can, as a political analyst, I can definitely comment on it. And that was, Ajit Pawar was used to defeat Sharad Pawar. Whatever the relationship between Sharad Pawar and Delhi leaders be, whether he had promised to join BJP or not, I don't know about that. A lot of things have come out now. But they say that they used Ajit Pawar to defeat Sharad Pawar in his home ground from Baramati through Lok Sabha election. That did not happen. Sharad Pawar ji won. Supriya Sule won. And I think Ajit Pawar was decisively defeated in the Lok Sabha election. He only barely got one seat. That too, Mr. Tadkare's seat on his own merit, whatever he did there. Or maybe a wrong choice of candidate by Shiv Sena. So he was decisively defeated by Mr. Sharad Pawar in the Lok Sabha election. Of course, he's trying to regroup and come back and remain relevant in politics, which is fine. But now senior people of BJP and RSS are very upset about taking Ajit Pawar, who was named by the Prime Minister into 70,000 crore irrigation scam, as Prime Minister called it. I didn't call it a scam. Prime Minister called it a scam, and the cooperative bank matter, which is still going on in the courts. So why did they take Ajit Pawar, such a tainted man? So RSS is unhappy, senior leadership of BJP is unhappy, but logic is they wanted to take help of Ajit Pawar to defeat Sharad Pawar in his own term, which did not happen. Now, what happens next? There is a lot of anger still in the BJP and RSS about Ajit Pawar's presence in the Mahayuti government. What happens with their decision? No. Sir, coming to another part of this interview, one major question I wanted to ask you, मराठा रिजर्वेशन के बारे में, जो अभी सबसे बड़ा मुद्दा है महाराष्ट्र में, जिसके ऊपर आंदोलन हो रहे हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट ने कुछ आश्वासन दिए हुए लोगों को, एंड आपकी सरकार के टाइम कुछ रिजर्वेशन पास किया गया था, बट उसकी लीगैलिटी पे और उसके लीगल एस्पेक्ट्स पे आना चाहते हो कि व्हाट इज द ग्राउंड, उसके ग्राउंड ही क्या है, हाउ डज इट स्टैंड? देखिए, मैं I'll just take few minutes to explain this. Very very important question they were asked. सबसे पहले मराठा समाज को आरक्षण छत्रपति शाहू महाराज ने कोल्हापुर स्टेट में दिया था 1902 में, जबकि 50% रिजर्वेशन किया गया था, जिसमें मराठा समाज को बैकवर्ड कम्युनिटी कहा गया था, क्योंकि उनके एजुकेशन स्टैंडर्ड्स वगैरह बहुत ही खराब थे। तो इतिहास उनका 1902 से शुरू होता है, मराठा समाज को बैकवर्ड ट्रीट करने का। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद में कुछ बैकवर्ड क्लास कमीशन बने, काका कालेलकर कमीशन बना, मंडल कमीशन बना। उन दोनों कमीशन ने महाराष्ट्र में मराठा समाज को बैकवर्ड मानने से इनकार कर दिया। So Marathas were treated as upper caste in Maharashtra only, while in Madhya Pradesh, Marathas are treated as OBCs. For example, Mr. Jyotiraditta Scindia, who comes from Satara district, in Madhya Pradesh is treated as OBC. My relations in Karnataka, who are Marathas, Ghorpades and all that, they are treated as backward community in Karnataka. But in Maharashtra, they are an upper caste community. So question was that if Shahu Maharaj thought Marathas are backward, should they be given a reservation in education and government services? Initially, I thought, well, chief ministers are Marathas, sugar factory chairpersons are Marathas, they're important, prominent Marathas. But then little deeper study tells you that there are only
150 families who are seen in politics and who are seen in cooperative government were there. What about landless Maratha labor? What about small holding farmers? Their condition was extremely difficult. उनकी हालत बहुत ही खराब थी. जो अल्पभूधारक किसान है या जो भूमिहीन खेत मजदूर मराठा समाज के हैं, उनकी स्थिति इतनी खराब है, ना तो वो एजुकेशन पा सकते हैं क्योंकि इस सरकार ने शिक्षा का इतना ज्यादा निजीकरण कर दिया है, प्राइवेटाइज कर दिया कि कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता प्रोफेशनल एजुकेशन. तो उस हालत में क्या सरकारी संस्थानों में और निजी संस्थानों में शिक्षा में मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए. 1960 में महाराष्ट्र स्टेट की निर्मित हुई थी. उसके बाद 50 साल तक किसी ने इस मुद्दे को हाथ नहीं लगाया. काफी पेचीदा मुद्दा था, काफी मुश्किल मुद्दा था, लेकिन पहली बार मेरी सरकार ने इस मुद्दे को हाथ में लिया. हमने स्टडी किया, कुछ सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी कि क्या मराठा समाज को असल में आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए. तो उसमें मैंने सब स्टडी करने के बाद मुझे यह आया कि भाई हम पहले तो मराठा समाज के गवर्नमेंट सर्विस में क्या हालत है उसको जांच किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बैकवर्ड क्लास कमीशन से आप उसकी जांच कराइए. अब हमारे टाइम जो बैकवर्ड क्लास कमीशन था उसके चेयरमैन बापट साहब थे, जस्टिस थे. जस्टिस बापट रिटायर होने के बाद बैकवर्ड क्लास कमीशन के चेयरमैन थे. उन्होंने साफ मैंने कहा कि मैं कोई स्टडी वडी नहीं करूंगा, मैं इसके खिलाफ. हमने उनको गुजारिश की आप स्टडी कीजिए, आरक्षण देना है ना कहना सरकार का काम है, कैबिनेट का काम है, आप सिर्फ स्टडी कीजिए जो सुप्रीम कोर्ट चाहता है. उन्होंने मना कर दिया, हमारे पास कोई रास्ता नहीं था. तो हमने कहा कि हमको जानकारी ले लेना ना, तो हम असल जानकारी हम कैबिनेट कमेटी से लेते हैं. तो हमने कैबिनेट की एक सब कमेटी बनाई और सब कमेटी कहा कि आप पूरे स्टेट में जाकर सिविल सर्विसेज में मराठों का क्या स्थान है, शिक्षा संस्थान में महाराष्ट्र का क्या है, कितने वाइस चांसलर हैं, कितने प्रोफेसर्स हैं, कितने पीएचडीज हैं, कितने कलेक्टर्स हैं, कितने तहसीलदार हैं, इसका सबके एक जानकारी इकट्ठा कीजिए. क्योंकि उस मंत्रिमंडल समिति ने सरकारी अफसरों का मदद लेके एक हमको रिपोर्ट दी. साल भर लगा उस स्टडी को. हर एक डिवीजन राणे समिति की भी रिपोर्ट आप ही के वही राणे हमारे मंत्रिमंडल के जो ज्येष्ठ सरकारी थे उनको हमने चेयरमैन करा था, लेकिन वो मंत्रिमंडल की सब कमेटी, कई सारे मंत्री उसमें थे. तो उन्होंने रिपोर्ट दी साल भर के बाद. उसमें उन्होंने दिखा दिया कि ये कम्युनिटी काफी बैकवर्ड है. और उसके आधार पर हमने ऑर्डिनेंस जारी किया जुलाई 2014 में. तो आई एम द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर इन महाराष्ट्र आफ्टर द महाराष्ट्र स्टेट वाज फॉर्म्ड इन 1960, जिसने इस मराठा आरक्षण के प्रश्न को हाथ पे लिया. उसको एक हमने सोल्यूशन दिया, 16% आरक्षण देने का निर्णय लिया. साथ ही में हमने मुस्लिम समाज के बैकवर्ड कम्युनिटी ढूंढ के कमीशन ने उसकी जांच की थी. 5% हमने रिजर्वेशन मुस्लिम बैकवर्ड कम्युनिटी को दिया. अब दोनों के दोनों चैलेंज हो गए कोर्ट में. कि लीगैलिटी उसके बाद जो हुई है, उसके बाद जो बीजेपी गवर्नमेंट आई, फिर हाई कोर्ट में उसको हाई कोर्ट में वो पास हो गया, बट सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे दे दी. उसमें मैं आगे थोड़ा सा चलता हूँ. तो जो मैंने जो ऑर्डिनेंस पास किया था जुलाई 2014 में, उसको 6 महीने के अंदर कंफर्म करा दिया था हाउस ने. तभी हमारी सरकार चली गई और नई सरकार आई. तो मेरी उम्मीद थी कि देवेंद्र फडणवीस सरकार जो आई, उन्होंने हाईकोर्ट से गुजारिश करनी चाहिए थी कि हमारी नई सरकार है, नए वकील है, हमारी बात सुनी जाए और आपका फैसला जो है थोड़ी देर के लिए रोक दिए. उन्होंने वो नहीं किया. उन्होंने बस देखते रह गए, तमाशा देखते रह गए. और हाईकोर्ट ने हमारी दोनों डिमांड्स, एजुकेशन, रिजर्वेशन इन एजुकेशन और रिजर्वेशन सरकारी नौकरी, दोनों भी खारिज कर दी, रद्द कर दी. लेकिन उसी ऑर्डिनेंस को जनवरी 2015 में देवेंद्र फडणवीस सरकार ने हाउस में पास कर दिया. अब जो ऑर्डिनेंस तो कानूनी होता है, लेकिन जिस ऑर्डिनेंस को हाईकोर्ट ने रिजेक्ट किया था, उसी ऑर्डिनेंस को आपने 2015 में पास कर दिया लॉ के तरफ से. वो भी हार गया. उसका भी वही फैसला होना था जो कि हाईकोर्ट ने पहले फैसला दिया था. तो ये सब चीजें 2014-15 में हुई. उसके बाद देवेंद्र फडणवीस जी जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इसी तरह का कानून लाए, जबकि दिल्ली में केंद्र सरकार ने ये सारे अधिकार हटा लिए थे राज्यों से. EWS का तभी EWS उसी समय जो एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, जिसके चलते शायद वो 130
2 या 3 वाला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, उससे राज्यों के किसी समुदाय को बैकवर्ड करार देने के अधिकार छीन लिए थे. So Devendra Fadnavis had no right to declare any community as a backward community when he passed the law in Maharashtra in, I think, 2018. 18. So he did. तो फिर भी लेकिन High Court approved it, upheld it for whatever reasons. But Supreme Court rejected it for very reason that they did not have legislative competence to pass the that law. That उनके पास अधिकार नहीं थे लॉ पास करने के, क्योंकि केंद्र ने उनके अधिकार छीन लिए थे संवैधानिक बदल के बाद. तो ग्राउंड्स नहीं और उन्होंने ये भी कहा कि आपने महाराष्ट्र कम्युनिटी को बैकवर्ड दिखाया नहीं है. जो कमीशन जो रिपोर्ट था गायकवाड़ कमेटी का रिपोर्ट तो मैंने पढ़ा हुआ है और उसमें भी फार एंड फ्लंग का नहीं आ रहा है. तो आप जस्ट टू सम अप दिस मराठा रिजर्वेशन वाला टॉपिक, आपको क्या लगता है कि पॉलिटिशियंस सच बोल रहे हैं मराठा कम्युनिटी के लोगों से कि ये दिया जा सकता है? क्योंकि आपको उसके बारे में ज्यादा लीगल एस्पेक्ट में नॉलेज है. क्या सच में दिया जा सकता है? अगर जा सकता है तो किस हिसाब से? मेरा मानना है कि जो कानून हमने जुलाई 2014 में पारित किया था वही रास्ता है जिससे ओबीसी समाज को भी अधिकारों को धक्का नहीं लगेगा. लेकिन उस पर एक बात है कि 50% की सीमा को हमको उल्लंघन करना पड़ेगा. जो नरेंद्र मोदी जी ने ईडब्ल्यूएस कानून ला के कर दिया है. आज दिल्ली में 60% रिजर्वेशन है. तो सर वैसे तो बिहार का तो अभी कल ही कैंसिल कर दिया. लेकिन बिहार ने जो भी किया हो तमिलनाडु में पहले किया था. लेकिन मेरा मानना है कि अगर नरेंद्र मोदी जी ने 50% की सीमा का उल्लंघन किया है तो आप ऐसा कानून क्यों नहीं लाते कि 10% आप राज्यों को अधिकार दीजिए कि आप अपने राज्य में जिस कम्युनिटी को देना चाहे आप दे दीजिए. हरियाणा में जाट को दी जाएगी, राजस्थान में गुर्जर को दी जाएगी, पटेल को गुजरात में दी जाएगी, कापास को आंध्र में दी जाएगी. इस तरह का तरीका आज निकल सकता है, लेकिन केंद्र सरकार को ही निकालना पड़ेगा. राज्यों को निकाल के नहीं चलेगा. राज्य करेंगे तो फिर वो डिफीट हो जाएगी, जैसे देवेंद्र फडणवीस जी का कानून डिफीट हो गया. आप इस मूवमेंट के फ्यूचर को कैसे देखते हो मराठा रिजर्वेशन? देखिए, मैं समझता हूँ कि बातचीत करके हल निकल सकता है, लेकिन केंद्र के सिवा ये नहीं निकल सकता. ये सिर्फ मराठा आरक्षण की बात नहीं है, और राज्यों में भी इसी तरह की डिमांड है. तो सभी देश की समस्याओं का विचार करके एक 10%, 8%, 12% जो भी प्रतिशत है, और ईडब्ल्यूएस को कम करके 3-4%, 5% रख के अब 10% आप राज्यों को अधिकार दीजिए कि आप पूरा सोच समझ के जिसको भी देना है. लिंगायत समाज की डिमांड है, हमने मुस्लिम बैकवर्ड को दिया हुआ है, तो अब इस तरह से कुछ कर दीजिए. कैटेगरीज 8% किसी को दीजिए, किसी को 2% दीजिए. ऐसा हल निकल सकता है. लेकिन एट द सेम टाइम जो कुणबी मराठास हैं जो ओबीसी माने गए उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए. लेकिन सभी को अगर कुणबी मराठा का सर्टिफिकेट दो और सभी समाज को कुणबी समझो कहे तो कई लोगों को उसमें विरोध है, उसमें दिक्कतें आ सकती है. तो मैं समझता हूँ कि जुडिशियस मीडिया ऐसे हल निकल सकता है अगर बातचीत से करे. लेकिन सरकार, ये देवेंद्र फडणवीस सरकार भी कोई ऑनेस्ट नहीं थी, न शिंदे सरकार कोई इस पर कुछ निर्णय ले रही है. जैसे देवेंद्र फडणवीस ने धनगर समाज को धोखा दिया था कि 8 दिन में हम आरक्षण दे देंगे, वैसे सबको वो खेल खिला रहे हैं. और इसीलिए देवेंद्र फडणवीस जी के खिलाफ ये पूरा मराठा समाज का आंदोलन चला लोकसभा चुनाव में देखा. और जो गुस्सा समाज का है कि इस आदमी ने हमें धोखा दिया है, वो बात चुनाव में सामने आई है. क्या इसका इम्पैक्ट आने वाली असेंबली इलेक्शंस में आपको? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा. सर, आफ्टर लाइक वी गॉट ऑल दिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यू, समिंग द एंटायर इंटरव्यू अप, मैं आपको जाते थे बस इतना पूछना चाहता हूँ कि आपका एक विजन क्या है आइडियल स्टेट और आइडियल कंट्री के लिए? आपका विजन क्या है? ठीक है, कंट्री के लिए तो अलग है, लेकिन मैं स्टेट के लिए कहना चाहूँगा कि महाराष्ट्र वॉज द नंबर 1 इकोनॉमी इन द कंट्री. एवरीबडी नोज दैट. टुडे महाराष्ट्र's per capita income is 11th in the country as per the central government figures. We are below Gujarat, we are below Tamil Nadu, we are below Telangana, we are below Karnataka. Why? Because the government has failed completely. तो विजन तो ये है कि महाराष्ट्र should come back to number 1 position. There should be all round development of backward areas. हमारे देश के सिर्फ 4-5 जिलों से 75% हमारा उत्पन्न पैदा होता है. मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, नागपुर. तो ये गलत है. हमारे कई जिले हैं क्योंकि एक भी उद्योग नहीं है. वाशिम है, सिंधुदुर्ग है, नंदुरबार है, गढ़चिरौली है, तो इनमें कुछ नहीं है. वो लोग क्या करेंगे?
और विदर्भ के लोग, मराठवाड़ा के लोग, अमरावती डिवीजन के लोग, मराठवाड़ा के लोग सभी जॉब के लिए पुणे आते हैं और फिर वापस नहीं जाते। तो क्योंकि वहाँ पे कोई उद्योग बने ही नहीं है, कोई आईटी इंडस्ट्री नहीं बना हुआ है। जब मैं मुख्यमंत्री था तो मैंने टीसीएस और इन्फोसिस की इकाइयाँ नागपुर में आरंभ कराई थी, क्योंकि वहाँ पे आईटी इंडस्ट्री पनपनी चाहिए। लेकिन आगे की सरकार ने कुछ नहीं, ना कोई नए सेंट्रल गवर्नमेंट के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो बैकवर्डनेस का जो इशू है वो इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस का इशू है। इरिगेशन का तो है ही, लेकिन बैकवर्डनेस पे सीरियसली ध्यान देना चाहिए। महाराष्ट्र को, पूरे राज्यों को ऊपर उठना चाहिए। महाराष्ट्र कैन बिकम नंबर 1 स्टेट इन द कंट्री, लेकिन गुजरात हैज बीन वेरी अनफेयर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज बीन वेरी अनफेयर टू महाराष्ट्र। हमारे बहुत सारी इकाइयाँ उन्होंने चुराई है, मैं कहूँगा कि जैसे मुंबई का इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर मुंबई से उठा के गांधीनगर ले गए, पालघर की मरीन पुलिस एकेडमी पालघर से उठा के द्वारका ले गए। कई सारे इंडस्ट्री जो महाराष्ट्र आ रहे थे, जैसे टाटा का प्रोजेक्ट था, फॉक्सकॉन का प्रोजेक्ट था, वो उठा के गुजरात चले गए। तो ये तो अन्याय गुजरात की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी की ओर से महाराष्ट्र हो रहा है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार कुछ कर नहीं सकती क्योंकि बीजेपी सरकार है। तो ये तो मेरा विजन ये है कि महाराष्ट्र को एक एग्रीकल्चर सुपर पावर होना चाहिए, इंडस्ट्रियल सुपर पावर होना चाहिए, सर्विसेज सुपर पावर तो है ही, और अलग अलग नए शहर बनने चाहिए, क्योंकि मुंबई पुणे में बहुत ज़्यादा आबादी बढ़ रही है। तो वी शुड क्रिएट 5-6 न्यू सिटीज विद 5 लाख पॉपुलेशन। जो बीजेपी के ओरिजिनल मैनिफेस्टो था, लेकिन उन्होंने भी स्मार्ट सिटी में बदल दिया, और स्मार्ट सिटी पूरी तरह फेल हो गई, नहीं देगा। और बीजेपी के जो गलत निर्णय है, जैसे बुलेट ट्रेन, अब बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद जा रही है, कौन से महाराष्ट्र के नेता ने, कौन से महाराष्ट्र के उद्योगपति ने बुलेट ट्रेन की मांग की थी अहमदाबाद जाने के लिए? अगर हमें बुलेट ट्रेन चाहिए तो हम कहते नागपुर ले जाइए, पुणे ले जाइए, बेंगलोर ले जाइए, हम अहमदाबाद क्यों जाते? तो अगर गुजरात के लिए आपने बुलेट ट्रेन किए, 1,20,000 करोड़ का खर्चा किया, उसमें से महाराष्ट्र को कर्जा उठाना पड़ेगा, फिर हमको कई साल तक चुकाना पड़ेगा, किसने मांगा है? तो ये सब निर्णय जो केंद्र सरकार की ओर से हो रहे हैं, उससे महाराष्ट्र का बहुत नुकसान हुआ है, और इसीलिए महाराष्ट्र आज 11वें नंबर पे आया है। सर, इस विजन में आप अपने आप को कहाँ देखते हो? लाइक व्हाट इज योर एम्बिशन in the upcoming years? Yeah, I'm a citizen of Maharashtra. I'm a citizen of India. I want the best for my country. I want the best for my state and my region. So, as a political worker, I will continue to serve the people as long as I can, as long as people want me to, as long as my party wants me to. So, because I have a rich experience base of having worked in Delhi, having worked as a chief minister of a very large state. I've worked in America. I've seen the work culture there. So I'm in a unique position of a very all-round experience. As long as I'm functioning, as long as I can think, as long as I can. So any opportunity that comes your way, you won't deny it? No, I can't say what will happen. It's in the future now. But yes, I'd like, if I can contribute to the development of people, state, my country, I would like to do it. Definitely, sir. And I wish you all the best for your future elections and your future whatever you have decided for the state. I hope it works out, and thank you very much for joining us. Thank you for a very long interview. I think it was long overdue. I'm sorry I couldn't give you time earlier. Thank you. I wish you all the best. Yes, thank you, sir.